are so blessed to have one of the best aspirants and the successful candidate from Bihar. In fact, मैं just उनका इंट्रोडक्शन देख रहा था, उनके बारे में पढ़ रहा था. So I was very pleased. In fact, he has done, we have Anil Basak, AI rank 45. He has done IIT. He has done then UPSC, cracked UPSC in 2019, and then got selected in 2020 as well as AI rank 45. Before starting or discussing anything, मैं बस आपको ये बताना सर चाहता हूँ सर कि आपने जो अचीव किया है, it is not only the dream of एस्पिरेंट फ्रॉम बिहार बट एंटायर इंडिया का यूथ का ये ड्रीम है, आईआईटी यूपीएससी. सो व्हाट मोटिवेटेड यू, आपके बारे में सर अगर आप कुछ और बताना जी चाहते हो तो. जी मैं आता हूँ मोटिवेशन से. सबसे पहले जो संस्कृत के श्लोक है वो मैं बोल देता हूँ. संस्कृत इसलिए मैं बोल रहा हूँ, 6 to 10th मेरा संस्कृत था और थोड़ा सा मुझे इंटरेस्टिंग लगता था. ये वो शायद सबको पता है, लेट मी बट स्टिल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आप एसेज वगैरह में यूज कर सकते हो जब कुछ नहीं आपको सूझता है. इट्स अ यूनिवर्सल थिंग. ओके, हियर वी गो. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्. इसका मतलब यही है कि सब लोग जो है सुखी हो जाए, सब लोग जो है निरामया मतलब निरोग हो जाए, सब लोग भद्राणी पश्यंतु मतलब सब लोग अच्छा देखे, और माँ कश्चित दुख भाग भवेत, माँ मतलब नहीं होता है, कहीं पे भी दुख ना हो, किसी के भी भाग में दुख ना हो. ये हो गया. तो ये जो है एक तरह से बहुत पॉजिटिव थिंकिंग को दिखा रहा है. तो मैं इससे स्टार्ट करता हूँ. ओके, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम अनिल बसाक हो गया. और जैसा कि सर पूछ रहे थे कि मोटिवेशन क्या था, वैसे तो मोटिवेशन तो शायद बदलते रहा ड्यूरिंग द प्रिपरेशन. बट एक जो जो मैं स्टार्ट किया था एज मतलब प्रिपरेशन में, और जो बहुत बार जब लोग डिमोटिवेट होते हैं तो मुझसे पूछते हैं कि मोटिवेशन के लिए क्या करें, तो पहला तो सार्कास्टिक आंसर यही होता है कि मोटिवेशनल वीडियोस और कोट्स देखो. फिर लोग कहते हैं कि वो तो मतलब भूल जाते हैं. मैंने कहा हाँ, नहाते भी रोज ही है, तो इसे क्योंकि हम रोज गंदा होते हैं तो इसलिए नहाना भी रोज पड़ता है, इसलिए मोटिवेशन भी ज्यादा टाइम, एक्सटर्नल मोटिवेशन ज्यादा टाइम लास्ट नहीं करता. तो करेक्ट इसीलिए मैंने करेक्ट. एग्जांपल दिया था कि जो कार होता है वो बैटरी, सीएनजी, डीजल, पेट्रोल पे चलता है. मतलब अंदर कुछ फायर होना चाहिए. बाहर धक्का लगा के उसको स्टार्ट कर सकते, थोड़ी दूर तक लेके ही जा सकते, धक्का या पुश या पुल से. तो दैट इज, सो दिस इज व्हाई, दिस इज वेयर मोटिवेशन वाला जो आंसर है वो यही है, इंटरनल फायर होना चाहिए. और एक जो सेकंड जो मैं एस्पेक्ट जो मैंने लिख के भी दिया डॉक्यूमेंट में, वही ये दोनों पॉइंट मैंने लिख के भी दिया. जो डॉक्यूमेंट जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. करेक्ट और वो करेक्ट. ये था. यस. जी जी. वो ये था कि आपने प्रिपरेशन स्टार्ट क्यों किया था, ये हमेशा याद रखिए कि हमने हम्म. प्रिपरेशन स्टार्ट क्यों किया था. वो हर किसी के अलग अलग रीजन होते हैं. दैट इज वाई कोई यूनिफॉर्म आंसर मैं दूंगा नहीं. तो कुछ लोग जो अपने मम्मी पापा से इंस्पायर होते हैं, कुछ लोगों ने पब्लिक सर्विस की है, जैसे नेशनल सर्विस स्कीम है, मैं थोड़ा सा था, तो वहां से मुझे थोड़ा सा लगा कि शायद इसमें मुझे अच्छा लगता है. कुछ लोग हो सकता है कि अच्छे सिविल सर्वेंट्स के वर्क देखे हैं, उससे वो इंस्पायर है, इस तरह. जी. वो ये था कि आपने प्रिपरेशन स्टार्ट क्यों किया था, ये हमेशा याद रखिए कि हमने हम्म. प्रिपरेशन स्टार्ट क्यों किया था. वो हर किसी के अलग अलग रीजन होते हैं. दैट इज वाई कोई यूनिफॉर्म आंसर मैं दूंगा नहीं. तो कुछ लोग जो अपने मम्मी पापा से इंस्पायर होते हैं, कुछ लोगों ने पब्लिक सर्विस की है, जैसे नेशनल सर्विस स्कीम है, मैं थोड़ा सा था, तो वहां से मुझे थोड़ा सा लगा कि शायद इसमें मुझे अच्छा लगता है. कुछ लोग हो सकता है कि अच्छे सिविल सर्वेंट्स के वर्क देखे हैं, उससे वो इंस्पायर है. इस तरह से बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, कुछ उल्टे पुल्टे भी रीजन हो सकते हैं, बट ट्राई टू मॉडिफाई इट कि यार बोर्ड के सामने बोलना थोड़ा नोबल लगे आपके ऑब्जेक्टिव्स, मतलब जो भी है. और ये हो गया. अब मेरा जो मोटिवेशन था वो तो नेशनल सर्विस स्कीम के कारण ही आया था. मैं उसमें 2 साल लगभग काम किया था. ओके. एक साल जो था एज अ वॉलंटियर काम किया था, तो उसमें 100 आवर्स होते हैं मेरे, 100 से ज्यादा ही थे, 150 के आसपास हो गए थे. तो इट्स लाइक मोर देन जो रिक्वायर्ड था मैंने कर दिया था. एक्चुअली मुझे इंटरेस्टिंग लगता था और मजेदार लगता था, बिकॉज उसमें जैसे एक स्लम में आईआईटी के पास मुनीर का, तो वहां पे हम बच्चों को पढ़ाते यस. थे, जस्ट लाइक कि यू आर टीचिंग द किड्स. मैं भी किड्स को ही पढ़ा रहा हूँ, बचपन से ही पढ़ाता हूँ, भाई को भी हो गया या अपने दोस्तों को. इट्स लाइक करेक्ट. टीचिंग इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई वो पर्सनैलिटी. दैट इज वाई जो है एक मेरा यूट्यूब पे लेक्चर्स भी मिलेंगे. तो शायद टीचिंग में इसीलिए कर पा रहा हूँ ठीक से, क्योंकि थोड़ा एक्सपीरियंस के सर्वे करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्हें पढ़ने में इंटरेस्ट है. तो ऐसे 30-32 लोग थे, मैंने सबके ओके. सर्वे कर डाले. इट्स लाइक अप्रोचिंग फर्स्ट ईयर में अप्रोच करना मैथ्स वर्कर्स को, इट्स अ बिग डील. तो हाँ. लोग तो मतलब, क्योंकि जनरली जो है लोगों को ये रहता है कि यार मतलब जो मतलब पुअर पीपल या जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन है, उनको मतलब थोड़ा एम्पैथी दिखाना चाहिए. मतलब बहुत बार हाँ. लोग जो इसमें हाँ. पीछे रहते हैं. आई थिंक दिस शुड करेक्ट. बी द प्राइमरी वर्च्यू इन अ सिविल सर्वेंट. बिल्कुल तो बिल्कुल. जी, तो ये हो गया. फिर मैंने सर्वे किया, लोगों से बातचीत की आराम आराम से. तो उसमें से 4-5-6-7 लोग थे जो इंटरेस्टेड थे पढ़ने में, तो उनको हमने पढ़ाया. फिर उसके बाद थोड़ा धीरे धीरे हमने सीखा कि भाई उनको जो है क्या जरूरत है. हम लोग कुछ पढ़ा रहे हैं, हम लोग सपोज इंग्लिश पढ़ा रहे हैं या
कुछ और पढ़ा रहे, तो वो उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए था कंप्यूटर एजुकेशन, उन्हें चाहिए था न्यूज़पेपर रीडिंग। तो हमें धीरे धीरे समझ में आने लगा कि उनको जो चाहिए उसके हिसाब से क्यूरेटेड कंटेंट। तो कंप्यूटर एजुकेशन के लिए पहले हमने एमएस पेंट सिखाना चालू किया, तो एमएस पेंट से माउस पकड़ना सीख जाते, ये इसलिए भी पता है क्योंकि खुद भी ऐसे ही सीखे थे। तो दैट्स हाउ वी डिड इट। तो उनसे दोस्ती भी हो गई। फिर इसके बाद अभी जो है वो लोग ठीक ठाक ही मतलब जगह पे है, मतलब दे हैव डन डिसेंट, मतलब एटलीस्ट एजुकेटेड तो हो गए। तो ये था। इसका अलावा एक ग्रीन वॉरियर प्रोजेक्ट भी था, जिसमें हॉस्टल में जो वेस्टेजेस होता है, जैसे कि फूड वेस्टेज होता है कि बहुत हॉस्टल्स में फूड वेस्टेज होता है, तो इसको रोकने के लिए हमने जैसे कि सेल्फ डंपिंग, जैसे अपना खाना खुद ही प्लेट से डंप करना है, तो थोड़ा सा रियलाइज हो कि भाई हमने कितना खाना वेस्ट वेस्ट कर किया है। रहे हैं, बहुत यस। इनोवेटिव है ये, लेकिन बहुत हाँ, सही है। और उसके अलावा हम लोग बोर्ड पे लिख देते थे कि आज इतना वेस्टेज हो रहा है, 15 kg, 10 kg। ओह। तो इट शोज कि भाई फूड जो है ये पता चल रहा था इतना वेस्ट हो रहा है। इससे मेन्यू, इससे मेस के जो अपने सेक्रेटरी हो गए जो भी, उनको या मेस सुपरवाइजर को भी पता रहता था कि किस दिन खाना ज्यादा फेंकाता है, तो उनको भी समझ हाँ, में आ गया इस दिन कम फेंकना है। तो इट वाज बराबर। लाइक कि ये था। यस। इसके अलावा और भी एनर्जी वेस्टेज के लिए, जैसे कॉरिडोर्स में हम लोग लगा देते थे कि भाई वो एक तो रूम के बाहर लगा देते थे कि ये स्विच ऑफ स्विच ऑन करना है लाइट्स को। इसके अलावा जो है जिन रूम्स के खुले रहते थे, तो उनको वहां पे वॉलंटियर असाइन करते, उनको बताने के लिए कि भाई ऑफ कर दो लाइट को। कलर कोडिंग करते थे पंखों का, जैसे बहुत बड़ा हॉल है तो पंखों में कलर कलर रेड कलर का एक लगा दिया, और रेड कलर के स्विचेस भी कर दिए ग्रीन, इस तरह से तो पता रहे कि कौन सा पंखा किस कलर से चलता है। तो दिस हाँ, वे जो है लोग बहुत बार सारे स्विचेस चला देते पूरे बड़े करेक्ट हॉल का। करेक्ट 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 तो दिस करेक्ट। वे जो है हमने ग्रीन वॉरियर प्रोजेक्ट में ये काम किया। तो ये एज ए, जब मैं वॉलंटियर था तो ये कर रहा था। फिर एग्जीक्यूटिव बन गया तो फिर मुनीर का स्लम का इंचार्ज था मेरे पास। उसके बाद जो है मैं और मेरा दोस्त था शैलेंद्र डाकर, वो भी अभी बहुत बिलियनियर ही मान लीजिए उसको। ये स्टार्टअप वो भी इकोसिस्टम। कोड यंग है उसका स्टार्टअप। ओके। जस्ट वो ऑनलाइन एजुकेशन देता है, बच्चों को कोडिंग सिखाते। तो इज लाइक ओह। ही वाज प्लेस्ड फॉर 8 और 10 लाख रुपीज जब उसे प्लेसमेंट हुई थी 2018 में। हम तो हम दोनों 14 to 18 वाले हैं। और अब जो है वो खुद प्लेसमेंट देने जा रहा है आईआईटीज और आईआईएम्स में विद इन करेक्ट। 3 years। तो दिस शोज की पर्सन जो है अगर अच्छे काम करता और मेहनत करता तो समडे रिवॉर्ड विल बी देयर। सो ही वाज रियली जेंटलमैन और बहुत ही अच्छा काम करते रहा। सो अभी 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 बेनिफिट्स रीप भी कर रहा। और फाइनली चलो मैं इधर आता हूँ। फिर फाइनली जो था थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में कुछ सिविल सर्वेंट्स आए थे हमारे आईआईटी दिल्ली के, जो जस्ट जस्ट पास आउट हुए, नॉट द सीनियर सिविल सर्वेंट। सीनियर सिविल सर्वेंट दे हैव द एक्सपीरियंस ऑफ सर्विस, बट उन्हें सर्विस, करेक्ट। एक्सपीरियंस एग्जाम का नहीं होता बहुत बार। एग्जाम क्योंकि एग्जैक्टली। आउटडेट हो जाते हैं। जैसे मैं आईआईटी जेई का भी अच्छे सलाह नहीं दे पाऊंगा। आईआईटी जेई मैंने 2014 में निकाला था, तो अब बहुत कुछ बदल चुका है। तो मैं पेरेंट्स को सलाह देता नहीं उसमें, मैं रेफर कर देता हूँ वहां पे मटेरियल, भले ही मैंने निकाला हो एग्जाम, बट आई इवन आई डोंट नो अभी पैटर्न क्या है। तो अभी मैं यूपीएससी में ही ज्यादा लोगों को गाइड कर पा रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी दे के मैं निकला हूँ। मैं भी 10 साल बाद 5 साल बाद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं भी आउटडेट हो जाऊंगा। ठीक है, मतलब डिमोनेटाइज हो जाऊंगा मैं भी। तो इट्स लाइक तो एनीवेज, तो सिविल सर्वेंट जो थे जो रिसेंटली पास आउट हुए थे 2016 की बात है। इट्स द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर एंड हियर 2016 16। में, 16 में पास आउट मतलब नो यूपीएससी से नो, सिलेक्ट हुए थे जो। हाँ हाँ, एक्चुअली हाँ, 2015 में जो हुए थे, 14 में ऐसे करके 16 की। रिसेंट ईयर से। बराबर है, बराबर है। हाँ आईआईटी तो दिल्ली में मेरा मतलब, मैं भी जब दिल्ली में था ना, यस तो मैंने देखा था राहुल गुप्ता और हनी पटोदी, ये दो यस, आईआईटी, हनी, या ग्रेट। हनी पटौदी सर से रिसेंटली मैं मिला था, इनकम टैक्स में है शायद, है आईआरएस ना, में है। आईआरएस। हाँ वो हाँ। इन्वेस्ट यहाँ पे आईटीओ में मैं गया था, इनकम टैक्स ऑफिस जो इधर ओके। मिंटो रोड है शायद, जो हाँ जो हाँ से। हाँ तो वहां पे उन्हीं से मुलाकात हुई थी इन्वेस्टिगेशन में शायद वो, तो वो हाँ। मुझे दिखा रहा था प्रोजेक्ट इनसाइट और ये सब। ओके। तो तो ही वाज आल्सो फ्रॉम जी। इनफैक्ट मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था, तो मैंने मैथ्स ऑप्शनल देखा, और मुझे याद जी है हनी पटोदी और राहुल गुप्ता दोनों आईआईटी दिल्ली के थे, और उनका केमिस्ट्री जी। ऑप्शनल था। तो हाँ ये ग्रेट। जो ऑप्शनल का भी इनफैक्ट आपका जो एक हाँ आईआईटी से जो एक जी ये है, वो जी बहुत शायद जी हेल्प करता है जी आपके बारे में। जी 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 जी। यस यस, आई आई विल कम टू द सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल, यस, उस पे भी आ जाऊंगा। करेक्ट तो करेक्ट। एक तो ये हो गया कि उन्होंने इंस्पायर किया जस्ट जस्ट जो हुए थे, तो वो लोग, उन लोगों का एक इवेंट था। ये 2016 की बात है, थर्ड ओके। ईयर। 14 में मैं एंट्री किया था, 18 में पास आउट, तो 16 जो है मेरा थर्ड ईयर का बिगिनिंग होगा, अगस्त सितंबर के आसपास। तो इस समय जो है कोई जुलाई होगा मोस्ट प्रोबेबली ये महीना। तो जुलाई में वो लोग आए थे, तो उसमें हम लोग इवेंट में, हम लोग नहीं बहुत लोग आए थे, 300-350 लोग आए थे। तो दैट इज वेयर द करियर्स आर डिसाइडेड, थर्ड ईयर के बिगिनिंग में वहां पे लोग जो है ऑलमोस्ट 70% करियर्स डिसाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है इसीलिए हमारा जो 2018 बैच है आईआईटी दिल्ली का, इसमें खूब सारे सिविल सर्वेंट निकलेंगे। इफ यू निकल सी प्लॉट द ग्राफ, देयर विल बी सम लाइक दिस। राइज। हाँ, यहाँ पे राइज होगा, फिर थोड़ा कम होगा, मे बी अगेन और ऐसे पीक्स आए राइज तो। बराबर है। हाँ
तो हिट द बुल्सआई एट द राइट टाइम, हिट द नेल एट द राइट टाइम। तो जब जब लोहा गर्म था तब हम जब हथौड़ा मार दिया गया था, इसलिए जो है आज इतना ज्यादा छाप छोड़ चुका है। दैट इज 2018 के बैच से मेरे बैच से बहुत सारे लोग ही सेलेक्टेड है। लास्ट ईयर ही 19th रैंक जो था श्रेष्ठ अनुपम, वो भी मेरा दोस्त था। इस बार जो 19th रैंक है शाश्वत त्रिपुरारी, वो भी मेरा दोस्त ही है। हम दोनों ही सिविल डिपार्टमेंट में थे। ओके। शाश्वत त्रिपुरारी और मैं, श्रेष्ठ अनुपम और मैं, हम दोनों लाइब्रेरी में साथ में पढ़ते थे और साथ में इधर उधर भागते थे, क्रिकेट और भी देखते थे। एनीवेज, सो यहाँ से थोड़ा सा इंस्पिरेशन हो गया। उसके बाद थर्ड ईयर से मैं आ गया प्रिपरेशन में। टिल दैट टाइम आई वाज कंफ्यूज कि भाई इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाना है कि सिविल सर्विसेज में, बिकॉज सिविल सर्विसेज मुझे काफी टफ लग रहा था, बिकॉज इट इज रियली टफ। सिलेबस अभी मैं कह रहा हूँ, वास्टनेस बराबर। यस। और फिर मतलब फिर मुझे लगा कि शायद जो है मतलब यही मेरे लिए अच्छा रहेगा, सिविल सर्विसेज। शायद अल्टीमेटली इंजीनियरिंग सर्विसेज क्लियर भी हो गया तो सिविल सर्विसेज में जरूर आऊंगा। जब आना इधर ही है तो पहली बार में ही चले जाता हूँ। सो बट एनीवेज, सो ग्रेट, 2018 में फर्स्ट अटेम्प्ट था, भले ही बहुत मेहनत करके दिया, हुआ नहीं, पुअर स्ट्रेटेजी, और ओएमआर शीट्स भी फिल नहीं कर पाया था। तो दैट इज वेयर द लर्निंग केम, एंड दैट्स व्हाट आई सेड कि जब जब हम फेल होते हैं तो ऐसा नहीं है कि फेलियर में आप होते ही हो, या फिर ऐसा कह ले कि सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं, द कॉइन हैज टू साइड्स। तो आपको कौन सा दिखना है आपके ऊपर निर्भर करता है। सो विच साइड यू वांट टू सी, इट्स अप टू यू। फॉर एग्जांपल, जब आपको डिजीज होता है आपको, तो जैसे मुझे हुआ था चिकन पॉक्स क्लास 12th में, तो उस समय चिकन पॉक्स से मैं 1 महीने तक डाउन था। तो व्हाट वाज मतलब लोग जो है इससे मतलब परेशान होंगे, बहुत दुखी होंगे। आई वाज फाइटिंग कि मतलब 20-25 दिन बाद या 30 दिन के बाद मैं ठीक हुआ। उसके बाद भी बहुत कमजोर हो गया था, अभी से ज्यादा था। सो इट वाज, तो बट उस समय हम्बलनेस आ गई। उसके बाद मैंने फिर थोड़ा सा रीग्रुप करके पढ़ा, और फिर जो है मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए। इस बार मैंने क्लास में टॉप मारा पहली बार स्कूल में। पहले मैं टॉप कभी नहीं मारता था, टॉप 3 या टॉप 10 में ही रहता था। और यहाँ पे मेरे 95.4 आए थे 12th में, जबकि क्लास 10th में मेरे 9.0 सीजीपीए थी। जनरली लोगों के 10 आते हैं, इफ यू सी 2011 वाले बैचेस राइट का। राइट राइट। तो यहाँ से जो है, यहाँ से जब चिकन पॉक्स हुआ, ये हुआ, तो जो है मैं थोड़ा हम्बल हो गया। फिर मैंने कहा नहीं, पढ़ते अब थोड़ा सा। तो अब जो है क्लास 12 से फिर यहाँ से मैंने 95.4, फिर आईआईटी जेईई एंड सो ऑन, ये सब लीव द एकेडमिक्स अपार्ट। एकेडमिक्स में ठीक ठाक ही रहा मैं। उसके बाद से तो ठीक रहा। नहीं नहीं, बाकी चीज, काफी अच्छा है इनफैक्ट। हाँ, उसके बाद फिर आईआईटी में फिर बाकी पर्सनालिटी का रियल डेवलपमेंट तो आईआईटी में हुआ। यहाँ पे जो एक्सपोजर मिल गया, यहाँ से फिर मैं खेलना वेलना सब चालू कर दिया, और लोगों से जो बातचीत होती है, प्यार तमीज से कैसे बात करते हैं, ये थोड़ा सीख गया मैं। करेक्ट स्टिल लर्निंग इज ऑन। ओके। उसके करेक्ट। बाद जो है ये हो गया। इसके बाद जब उन्होंने मोटिवेट किया तो 18 में दिया भाई, पहला अटेम्प्ट हुआ नहीं। बट 19 में रीग्रुप करके थोड़ा 1 महीने का ब्रेक टाइप से लिया था मैंने। फिर उसका रीग्रुप किया 1-1.5 महीने बाद, फिर दोबारा से और मेंस किया। फिर उसके बाद जब प्रीलिम्स अप्रोच किया तो प्रीलिम्स जो है उस पर ध्यान दिया। 19 में प्रीलिम्स क्लियर हुआ, तीनों स्टेज हुए, और 616 आया। फिर 2020 में तो चलो वी ऑल नो, तो 2020 में तो तीनों स्टेज बहुत कंफर्टेबली, शायद तीनों स्टेज में ठीक ठीक मार्क्स थे। आई थिंक प्रीलिम्स में 110 से 120 के बीच में आना चाहिए, बहुत बढ़िया था। बिकॉज मार्क्स जो है ये अभी फॉरेस्ट डिस्क्लोज आपने हुआ नहीं। शायद दिए था क्या साथ में? नहीं हाँ। नहीं, मैंने मेंस दिया नहीं था, बिकॉज मेरे पास सर्विस आ गई थी। आई आ आई गए, थॉट कि किसी का हाँ। सीट वेस्ट नहीं करना चाहिए करेक्ट जब करेक्ट जाना ही नहीं। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। मैंने फिर छोड़ दिया था फॉरेस्ट सर्विसेज। तो हाँ। क्योंकि मेरे पास आईआरएस आईटी आ गया था, और जब प्रीलिम्स का हम लोग फॉर्म भरते तब तक मेरे पास सर्विस नहीं। नहीं थी, प्रीलिम्स क्योंकि करेक्ट। फेब में भरते हैं, और जो रिजल्ट आया था अगस्त में, और बराबर है। दिसंबर में मेंस था। उसका हाँ हाँ। दिसंबर, सॉरी, फेब फरवरी या मार्च फेब में। में मेंस था, यस, फेब के फेब में, करीब। फेब में, यस, फेब फॉरेस्ट 2021। सिविल्स के बाद में मेंस था। यस, यस सर, यस सर। तो र- दैट इज वाई जो है मैंने फॉरेस्ट का प्रीलिम्स तो क्लियर हो गया, बट मैं देने नहीं गया था, बिकॉज ऑलरेडी सर्विस थी, एंड आई डिडंट वांट टू गो, मतलब ग्रेट किसी का ग्रेट। सीट वेस्ट नहीं करना था। करेक्ट सो करेक्ट। फिर 20 में थोड़ा मेहनत कम था, मतलब बट इसमें स्ट्रेटेजी सही थी। इसमें स्ट्रेटेजी मैं बता दूंगा, बहुत सिंपल, जो एक बहुत कोर स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ, आई थिंक यू नो इट। तो वो जो था वो मैंने सिंपली लगाया था, तो इट वाज कि एफर्ट्स इस बार कम थे, बट एक्सपीरियंस था, तो दैट वाज पेइंग ऑफ। और फाइनली जो है मतलब एक तो थोड़ा चैलेंज ये भी था, 28 दिसंबर 2020 को मैं ज्वाइन करना था। 8 जनवरी को मेंस था, 28 दिसंबर 2020 को आईआरएस आईटी एकेडमी ज्वाइन करना था डायरेक्ट जाके। तो मैं, मेरा दोस्त, हम लोग जो है 5 दिन हमारे इसी में गए थे। मतलब एक दिन पहले जाना, डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, करेक्ट 1-2 दिन का करेक्ट। हैंगओवर, तो ये 5 दिन हमारे यूं गए थे एग्जाम से 15 दिन पहले। मैं जो है आखिरी वक्त पे पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ। तूफानों से कश्ती निकालने में अक्सर पहुंच जाते हैं, बहुत बार डूब भी जाता हूँ, बहुत बार निकल भी जाता है। सो एनीवेज, सो वो कहावत है ना कि शांत समंदर से तो कोई भी कश्ती निकाल ले, तूफानों से कश्ती निकालने का मजा ही कुछ और है। बट एवरीबडी इज डिफरेंट। कुछ लोग जो है शांत समंदर से निकल जाते हैं स्टीमर लेके। ठीक है, तो इट्स अप टू यू, एवरी पर्सन इज यूनिक।
जैसे बहुत सब मेडिकल स्टूडेंट्स है बहुत सारे, तो दे स्टडी कंटिन्यूअसली, या यूपीएससी कंटिन्यूअसली, में भी होते हैं बराबर कंटिन्यूअसली। बराबर है। मैं भी कंटिन्यूअसली स्टडी करता था, बट मेरा जो एफर्ट्स होते थे वो लास्ट में बढ़ा देता था। इट वाज हाँ माय स्टाइल। ऐसे मैं क्रिकेट में भी ऐसे ही बैटिंग करता हूँ, लास्ट में जाके रन्स बनाता हूँ जब पूरी टीम आउट हो जाती है तो एनीवेज यही स्टाइल रहता है इधर भी मेरा। सो बट इस समय जो है क्रूशियल टाइम उन्होंने ले लिया था, बट एनीवेज मींस फिर भी अच्छा ही रहा था। और उसके हाँ, बाद 8 जनवरी को मेंस दिया था, सारे पेपर्स अच्छे ही रहते इस बार, मुझे किसी भी पेपर में डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुआ था। सारे पेपर से मेरे मार्क्स इंप्रूव भी किए ओवरऑल, अगर हम रिलेटिव टर्म्स में देखें। जैसे वो तो जीएस 4 में बराबर है। भले ही कम दिख रहे हो नंबर, लेकिन इस लेकिन बार वो स्केलिंग डाउन रिलेटिव है हुआ। ना, सारा यस, सबका रिलेटिव। रिलेटिव है। ऐसा नहीं है कि यस, यस, सबको अगर यस, 80-90 यस, आ रहे यस, हैं और उसमें 100 आए तो यस, यस, इनफैक्ट। यस, यस, परसेंटाइल में देखे तो इम्प्रूव हुआ है। हाँ। पर जैसे अगर हम रिलेटिव देखें तो सारे पेपर से इम्प्रूव हो गए। अब मैं स्ट्रेटेजी जो है वो मैं आ जाता हूँ सिंपल। यस। जैसा मैंने कंपेयर किया था पहले भी, लेकिन मैं फिर से ये कंपैरिजन ड्रॉ करता हूँ। जो कोड ब्रेक है यूपीएससी का, इन माय हम्बल ओपिनियन, ठीक है, जो मैंने बोला भी एक वीडियो में, आई थिंक मोस्ट ऑफ हैव सीन, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहीं पे जो है आपको समझ जाओगे कि ब्रेक कैसे करना है। इंक्रिप्शन जो है उसका हल्का सा मैं कोड ब्रेक देता हूँ, वो कुछ नहीं है, वो सिंपल है। हमारे भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी में कोड ब्रेक है। जैसे मैंने बोला था, अगर द होली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जहाँ पे द होली इटैलिक होता है और होली जो है वो झुक जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के सामने ठीक है, ये मेरे डॉक्यूमेंट में भी आपको दिखेगा इटैलिक में यस, लिखने का उस पर्पज का। एग्जैक्टली, हाँ। आई थिंक सम पीपल नो इट कि व्हाई आई हैव शोन इट इन इटैलिक। इटैलिक मतलब वो झुक गया है ऐसे, इट बेंट टू द राइट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 45 डिग्री पे सो सो यहाँ पे रीजन ये है कि यहाँ इसको मैं कंपेयर करता हूँ, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ फॉर न्यू एस्पेरेंट्स, कि द होली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का जो पवित्र संविधान है, और द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम, ठीक है, चाहे आप प्रीलिम्स ले लो, मेंस ले लो, पर्सनैलिटी टेस्ट ले लो, दोनों, या ऑप्शनल ही ले लो, कुछ भी ले लो, सब पे जेनेरिक फ्रेमवर्क चलेगा। ठीक है, मैंने वीडियो में बताया। पॉइंट नंबर 1 देखो, एनालॉजीज में दिखा दो दोनों के बीच में, एंड हियर इज द इनक्रिप्शन या और डिक्रिप्शन। तो एनालॉजी नंबर 1 ये है कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं फॉर आवर कंफर्ट, और उसी तरह से सिविल सर्विस एग्जाम के 2 पार्ट। अब मैं पहला पार्ट, जैसे आप पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन के तो बहुत सारे पार्ट है, 18-19 या जो भी 20-26, बट आई एम सेइंग इट फॉर आवर एग्जामिनेशन पर्पस, 2 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट जो है उसका समरी है, प्रियम्बल है, ठीक है। सेकंड पार्ट आर्टिकल्स है। तो और इधर क्या है, सिलेबस है। और दूसरा पार्ट क्या है, प्रीवियस ईयर यस। क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज। और प्रियम्बल जैसे, अब कंपैरिजन नंबर 2, प्रियम्बल जैसे समरी है, जिस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, आधे पेज में, एक पेज में, उसी तरह से सिलेबस जो है एग्जाम का जिस्ट है, समरी है। तो प्रियम्बल इज इक्विवेलेंट टू सिलेबस, आर्टिकल्स इज इक्विवेलेंट टू पीवाईक्यूज। अब मैं आता हूँ पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 ये है, अगर हमें रियल मीनिंग समझना है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, आर्टिकल्स, डेप्थ में अगर चीजें समझनी है। और इधर एग्जाम में, सिविल सर्विसेज एग्जाम में कुछ नहीं, उसका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज कीजिए। चौथा, अगर हम प्रियम्बल, वैसे तो प्रियम्बल जो है वो चेंजेस उसमें कम होते हैं, एक ही बार चेंज हुआ 1970 में, 76 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, जिसके अंदर 3 शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। ये इंटीग्रिटी। तीन शब्द ये तीन शब्द जोड़े गए थे। और उसी तरह से सिविल सर्विसेज एग्जाम का सिलेबस जो है 2013 का है। ये बहुत लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो आई हैव रिटन इट इन द डॉक्यूमेंट। और कब से कब तक एनालाइज करना है, ये तो 2013 से। कम समय है तो 2017 से करो, क्योंकि 2017 से यूपीएससी अपने फॉर्म में आ गई। 2016 में हाँ। प्रीलिम्स इजी पड़ गया था, सो पीपल वर मॉकिंग यूपीएससी, क्या ये पेपर आता है? फिर यूपीएससी ने कहा रुको, हम आते हैं अपने फॉर्म में, दिखाते हैं हम कौन है तो अब जो है, तो अब तो अब अब नाउ पीपल आर रियलाइजिंग कि भाई टफ नट भी है, बट जब क्रैक करते तो मजा भी बहुत आता है। सो एग्जैक्टली। सो इट्स लाइक कि हार्ड वर्क है, बट जब पे ऑफ करता है तो फ्रूट्स जो है बहुत टेस्टी होता है। तो वैसे मैं ड्रॉ कर रहा था कंपैरिजन, तो थर्ड मैंने जैसे बता दिया कि या थर्ड पॉइंट प्रियम्बल में ही रखते हैं कि भाई ये चेंजेस कम होता है, उसी तरह सिलेबस में चेंजेस कम है। मतलब चेंज्ड इन प्रियम्बल वाज चेंज इन 1976, सो सिलेबस वाज चेंज इन 2013। चौथा कंपैरिजन जो मैं, या तीसरा जो भी कह लीजिए, वो था कि आर्टिकल्स आर इक्विवेलेंट टू पीवाईक्यूज। रियल मीनिंग समझना है तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे। अगर रियल मीनिंग एग्जाम में क्या डिमांड है वो समझना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे। बिल्कुल। उसके बाद अगला जो है पॉइंट, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आज जो है रिपब्लिक हुए हमारे 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र या रिपब्लिक बने थे। तो आज 71 साल हो गए द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या द ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया। उन्हें भी, जो उनके जो लर्नेड जजेस होते हैं, जो 62 या 65 पे रिटायर करते हैं, 62 फॉर हाई कोर्ट एंड 65 फॉर सुप्रीम कोर्ट, तो उन्हें भी जो है इतना पढ़ लिख के जाते, इतना कुछ करते हैं, जजमेंट सब कुछ है उनके पास, स्टिल जो है उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को रेफर करना पड़ता है बहुत बार जजमेंट्स देने से पहले। तो मेरा भी यही आंसर है यूपीएससी सिविल सर्विस एस्पायरेंट से, कि बार बार पीवाईक्यूज को देखो, रीड इट अगेन एंड अगेन, एंड हियर यू विल गेट समथिंग इंसाइटफुल अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पे जैसे अपने नोट्स को आप बार बार पढ़ते हो ना,
कि दिमाग में फिट हो जाए, उसी तरह से यहाँ पे भी पढ़ो। ABCD तभी याद हुआ था जब बार बार पढ़े थे, गलतियां किए थे, तब जाके आज A to Z तक याद रहे 26 के 26 अक्षर। लेकिन यहाँ पे तो 400 के आसपास आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो तो हमारा काम नहीं है, हमें तो कुछ कुछ पता होना चाहिए। जैसे बोला था फंडामेंटल राइट्स, DPSP, दिस टू आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। एक प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, DPSP, ये तीन तो अच्छे से पता होने चाहिए। अगर जितने आर्टिकल्स इनमें याद कर लो, फंडामेंटल राइट्स और DPSP में, इट विल बी हेल्पफुल। ये DPSP से इतना बढ़िया चलता है, इट्स लाइक अ मल्टी यूज वेपन, कहीं भी चला दो, कहीं भी चला दो। SAGS 1 2 3 4 जहां मन करा लगा डालो। और SDGs भी होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसको भी लगा सकते हो, बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए जो है कुछ निमोनिक्स भी आ जाते हैं। जैसे मैं शायद ट्राई करता हूँ अगर मुझे याद है, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 जो है, एक टाइम पे $1 की पॉवर्टी लाइन चलती थी, तो नो पॉवर्टी वर्ल्ड इंडिया, बैंक की 1.2 यस, बराबर है ना। और दो जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2, दो रुपए में मैगी आती है, तो सस्टेनेबल, उससे भूख मिट जाता, तो 2 पे नो हंगर। हंगर होगा, ठीक है। इस तरह से 3 का जो है 3 डायमेंशन होते हैं हेल्थ के, फिजिकल, मेंटल और आई थिंक साइकोलॉजिकल, जो भी है, तो 3 जो करेक्ट है करेक्ट, शायद हेल्थ से हेल्थ के रिलेटेड है। लिए बन जाएगा। चौथा जो है बुक्स के एजु, 4 कॉर्नर होते हैं, तो एजुकेशन एजुकेशन आ गया। बन जाएगा। 5 जो है 50-50, तो जेंडर इक्वालिटी, आ गए बराबरी की बात बराबर। करते हैं। 6 जो है 6 से सैनिटेशन, या 1 in 6 डजंट हैव एक्सेस टू सैनिटेशन, ऐसा पहले था स्वच्छ भारत से पहले, तो हाँ 6 जो है हाँ, सैनिटेशन से रिलेटेड होगा। 7 जो है 7 कलर्स होते हैं रेनबो में, तो वो जो है क्लीन एनर्जी से रिलेटेड होगा, मतलब क्लीन एनर्जी, रेनबो, वो राइट, समझिए लाइट, सोलर एनर्जी, करेक्ट ठीक है। करेक्ट। 8 जो है 8 घंटे काम करना है, तो शायद वो वर्क से रिलेटेड है, वर्क वर्क से। बराबर है। 9 से नैनो टेक्नोलॉजी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो नैनो इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इनोवेशन, शायद इंफ्रास्ट्रक्चर। इनोवेशन 9 पे जाएगा। हाँ 10 का भी मैं दिखा देता हूँ। 10 जो है 10 से आप लिखते हो, और 01 जो है जीनी इक्वालिटी, इनइक्वालिटीज में इन्हीं देखोगे तो का, ये इनइक्वालिटीज है। हाँ, जीरो, कोई जीरो है तो कोई 1 है इस देश में, ठीक करेक्ट है। करेक्ट करेक्ट। दैट्स इट। और जो है 11 जो है, 11 अगर आप देखो तो ट्विन टावर्स की तरह दिखेगा 11, इस तरह से 11, या लॉस एंजलिस 1, LA1, ठीक है। तो लॉस एंजलिस सिटीज है, तो स्मार्ट सिटीज है। 12 करेक्ट, जो है आई थिंक 12 घंटे प्रोडक्शन और 12 घंटे कंजम्पशन, ऐसा कुछ होगा तो 12, सस्टेनेबल कंजम्पशन शायद। है ना। और 13 जो है आपका क्लाइमेट से रिलेटेड होगा, टी से 13, टी से ट्रीटीज, तो क्लाइमेट के बहुत सारे क्लाइमेट, ट्रीटीज होते हैं, करेक्ट करेक्ट। ठीक है। 14 जो है शायद ये आई थिंक लाइफ ये अंडर शायद वाटर है शायद लाइफ ये। अंडर वाटर, यस यस, हाँ, यू आर राइट। 15 का मैं बता देता हूँ। 15 जो है, 15 में डॉट लगा दो, 1.5, तो 1.5 करोड़ में लैंड रोवर आता है, अच्छा। ठीक है। सो दिस, अब बाकी क्या, आई डोंट थिंक इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतने मैंने बता दिए, इतने आप यूज कर लोगे, एंड आई हैव टोल्ड यू द निमोनिक। तो SDGs हो गया इस तरह से। DPSP का जैसे एग्जांपल, आर्टिकल 48A, तो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट की जब भी बात करनी स्टेट्स को कुछ करना, तो ब्रैकेट में लिख दो आर्टिकल 48A, DPSP खत्म। एग्जामिनर को इम्पैक्ट पड़ेगा, ये मेंस में करना है, ये एग्जैक्टली। आप इंटरव्यू में भी कोट कर सकते हो, और मेंस में सबसे ज्यादा काम आएगा। तो DPSP तो जितना याद कर लो उतना मजा आएगा। जैसे विशाखा यादव मैम है, जिसकी AR6 थी, 2019 वाला जो एग्जाम था, तो उसमें अगर देखोगे उनके कॉपीज में उन्होंने DPSP भर के यूज किया है, धुआंधार यूज किया, GS2 GS4, तभी उनके धुआंधार मार्क्स भी है GS2 और GS4 में, वन ऑफ द एक्चुअली हाईएस्ट मार्क्स होने के। मैं आपको पूछने वाला था, मैंने बहुत कम मार्क्स ऐसे देखे हैं जो GS2 में आपको 2019 में 93 और यस, 2020 में 111, मतलब रीजन GS2 में इतना मार्क्स इम्प्रूव, मिलता ही मेरा रेयरली है। मेरा रीजन वही था, वही कॉन्स्टिट्यूशन के पास आ गया ना मैं। और मेरा हाँ। IR वीक था थोड़ा सा, शायद और मार्क्स आ जाते। ओह, IR इंटरनेशनल रिलेशन थोड़ा मेरा वीक है, तो फिर तो ये वहां पे मैं बाकी के वहां पे क्वेश्चंस पर से इतना खींचा गया है वहां से, इसलिए। और सोशल जस्टिस ये सब थोड़ा सा मेरा स्ट्रांग रहता है, तो इसमें मैं खींच लेता हूँ, तो मुझे केसेस वेसेस थोड़ा थोड़ा याद रहता है, इंटरेस्टिंग लगता है, धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन में मजा आता है। दैट इज वाई मेरे पास एक ऐप जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो मैं रख लेता हूँ। आई विल अटैच दिस ऐप का लिंक, वैसे तो इसी मेन डॉक्यूमेंट में मैं लगा दूंगा, अभी आप देखेंगे तो मिल जाएगा थोड़े टाइम में। आई विल अटैच इट, वो फ्री, या फिर आप वेबसाइट की भी लिंक लगा दूंगा। तो हाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रियली एसेंशियल, सबसे जो होलिएस्ट बुक है इस कंट्री का, मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानता हूँ, जिसको इस देश के 139 करोड़ लोगों के द्वारा ही लिखा गया एक तरह से। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ऊपर सिर्फ कोई और नहीं, इस देश के 139 करोड़ पीपल है, तो उन्होंने ही लिखा है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, अगर वो आ गए तो देश में कुछ भी हो सकता है। 139 करोड़ आर अबव द गॉड्स। करेक्ट। सो सो अगेन लेट्स कमिंग बैक, तो कोड ब्रेक जैसे मैंने दे दिया, सिविल सर्विस एग्जाम को समझना है तो कॉन्स्टिट्यूशन से हेल्प लो। मतलब अगर समझना है एग्जाम को, तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, mrunal.org/prelims या /mains, बिल्कुल इसमें आपको फ्रीली अवेलेबल है। इनको कंट्रोल पी करके वेबसाइट का प्रिंट ले लेना, अपना बिल्कुल चिल करो, बिल्कुल। और फिर अपना देखते रहो, एनालाइज इट, ठीक है। यू डोंट नीड द आंसर्स यू विल गेट ड्यूरिंग द जर्नी, यू जस्ट नीड टू सी द क्वेश्चंस। बहुत सारी चीजों के जवाब तब मिलते जब हम अपने आप से सवाल पूछते, दूसरों से सवाल पूछते। तो दैट्स हाउ बुद्धा गॉट द ज्ञान,
कि वो सवाल पूछता था खुद से और लोगों से, और इसी तरह से उसे ज्ञान मिला। और हमारा दिमाग इतना तेज है, अगर हम अपने आप से और लोगों से सवाल पूछे ना, धीरे धीरे हमें खुद ही जवाब मिलेगा। बहुत सारे मैथ्स में या रियल लाइफ में क्वेश्चन जो अभी सॉल्व नहीं होगा ना, आफ्टर 3 मंथ्स आपसे सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नाउ यू हैव प्रैक्टिस। जैसे क्रिकेट में होता, आप शुरू में यॉर्कर गेंद नहीं खेल पा रहे हो, प्रैक्टिस के साथ आप यॉर्कर भी खेलोगे, बाउंसर भी खेलोगे, गुड लेंथ को भी करोगे। तो दिस इज हाउ प्रैक्टिस कम्स इन पिक्चर। तो ये हो गया आंसर। तो अल्टीमेट कोड ब्रेक कुछ नहीं है, सिलेबस और पीवाईक्यूज को पकड़ के बैठ जाओ। पीवाईक्यूज जो है 2013 से एनालाइज करना है, अगर कम समय है तो 2017 ऑनवर्ड, 17, 18, 19, 20, 21। तो अपने पास जो है ये रहा कोड ब्रेक। कहाँ से करना? murnal.org। तो इसको जो है, अब मैं एक और चीज बताता हूँ पढ़ने का तरीका जो मैं अपनाता था, जो मैंने एस्पायरेंट्स को एडवाइस भी किया था। वो है कुछ नहीं, जब भी आपको कोई चीज पढ़ना है या रिवाइज करना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज बी अटेंटिव। वो ये है, जो मैंने शायद वीडियो में उस दिन बताना भूल गया था, ये अब मैं बता देता हूँ। सो वो ये है कि सबसे पहले जो है आपको देखना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो समझ में आया, इट डजंट मैटर, जितना समझ में आया या तो देख लो, तो यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे जो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज किया, किसी को भी देख लो, किसी का भी देख डालो, सब अच्छे। यूट्यूब में इतना ज्ञान है, गूगल में इतना ज्ञान है, लेने जाओगे तो आप ज्ञानी बन जाओगे। ठीक है। सो इवन लैरी पेज डजंट नो द इंटायर गूगल, है कि नहीं? तो दैट्स हाउ की सिस्टम ऐसा क्रिएट किया गया कि उन्हें खुद नहीं पता क्या क्या है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। मैंने जो अपने डॉक्यूमेंट में लिखा, मुझे खुद नहीं याद रहता, अच्छा ये भी लिखा है क्या? हम अपने आंसर्स हमें खुद याद नहीं रहता, अच्छा ये लिखा था क्या? सो दैट इज हाउ। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि कुछ नहीं करना, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना। स्टेप नंबर 1, पीवाईक्यूज देखो। फर्स्ट टाइम में बहुत टाइम लगता है पीवाईक्यूज देखने में, मैंने बता दिया 2013 ऑनवर्ड्स, अगर कम टाइम है 2017 ऑनवर्ड्स। पीवाईक्यू सबसे पहले प्रीलिम्स का देख सकते हो। अगर मेंस अप्रोच करा तो ऑब्वियसली मेंस का देखना है, पहले प्रीलिम्स फिर मेंस देख लो। अगर आपका प्रीलिम्स मेंस अभी बाद में, अगर मेंस अप्रोच कर रहा है, अभी जो लोग मेंस दे रहे हैं तो वो लोग सिर्फ मेंस का देखे पीवाईक्यू। स्टेप नंबर 1 पीवाईक्यूज देखना। स्टेप नंबर 2, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ डालो। पीवाईक्यू से ये पता चल जाएगा कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे ज्यादा फोकस करना है। तो कोशिश ये करो, जब आपका फर्स्ट टाइम तो पूरा पूरा पढ़ो जो भी सिलेबस का है। जब रिवीजन करो ना, तो उनको सबसे पहले रिवाइज करना चाहिए जो खूब ज्यादा जिन पे पीवाईक्यूज है। जैसे अगर हम देखें अपना पॉलिटी के अंदर, तो सबसे ज्यादा फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, बेसिक स्ट्रक्चर, पार्लियामेंट, हो गया, ये 4 चैप्टर निकल गए। इस पे तो और अपना होना ही है, मतलब इतना सारा या प्रीलिम्स, बिल्कुल कहीं तो आएगा, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, तीनों में से कहीं जगह तो काम आना ही आना है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो अपना जो भी आप पॉलिटी की बुक है, लक्ष्मीकांत या कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रीलिम्स के टाइम भी देख के जाना चाहिए, मेंस के टाइम और इंटरव्यू के टाइम भी देख के जाना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, द होली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये तीनों बार देख के जाना है। ठीक है। तो ये मुझे चाणक्य मंडल परिवार में एडवाइस दिया गया था फर्स्ट मॉक में, तो मैंने देखा था, तो इट पेड ऑफ। मेरे बहुत सारे क्वेश्चन GS2 पे ही चले थे। इफ यू रीड माय ट्रांसक्रिप्ट जो मैंने लगा रखा है डॉक्यूमेंट के अंदर, एक जो है लिंक, उस लिंक के अंदर लिंक मिलेगा, यू विल सी द ट्रांसक्रिप्ट। इनफैक्ट आपका इंटरव्यू का स्कोर भी 160 से 187, मतलब 187 टॉपर में ही एकदम पूरा चेंज हो गया है। हाँ, आई वॉज रियली सेटिस्फाइड, बोर्ड वॉज ऑल्सो सेटिस्फाइड। देखिए अपने गुड मार्क्स। सो एनीवेज, बोर्ड थोड़ा सीरियस इंटरव्यू था, बट मैंने वहां पे भी एक जोक क्रैक कर दिया था। मतलब व्हाट इज टॉप सॉइल उन्होंने पूछा, तो मेरे दिमाग अपने आप निकल गया। उन्होंने पूछा, ये सिविल इंजीनियरिंग क्वेश्चन है कि व्हाट इज टॉप सॉइल, तो मैंने बोल दिया कि सर द टॉप पार्ट ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टॉप सॉइल। सो ही वाज स्माइलिंग। सो वो बिना मास्क के वो पूछ रहे थे, सो ही वाज स्माइलिंग। फिर बोला कि अरे वो तो ऑब्वियस है, ये बताओ इसका यूज क्या है। तो मैंने कहा यस सर अब बताता हूँ। तो आई वाज बाइंग टाइम। उस समय मैं टाइम भी बाई कर रहा था एक तरह से। तो फिर मैंने कहा ठीक ठीक याद आ गया। नाइट्रोजन और ये फास्फोरस जो भी होता वो बता दिया थोड़ा बहुत। तो इट वाज, बट बाकी पूरा इंटरव्यू सीरियस था, बहुत सीरियस क्वेश्चन थे सारे के सारे, दे वर ऑल सीरियस, नोबडी स्माइल्ड। यहाँ पे एक मेंबर स्माइल किया था, और मास्क में भी था तो कुछ पता भी नहीं चल रहा था। एनीवेज, हाँ बिल्कुल। तो एनीवेज, ये हो गया जो मैं पहला पहला पॉइंट जो मैं बता रहा था, सबसे पहले सीधा पीवाईक्यूज। उसके बाद नंबर 2, रीड और रिवाइज जो भी आप कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद जो स्टेप नंबर 3 होता है, वो टेस्ट दे देना। या तो प्रीलिम्स के टेस्ट दे दो, मॉक टेस्ट दे दो, या पीवाईक्यूज को ही सॉल्व कर लो, या मतलब मॉक टेस्ट दे दो, मतलब जो भी आपके पास प्रैक्टिस, मतलब पहले तो है पास्ट में क्या था, फिर प्रेजेंट में पढ़ा, फिर फ्यूचर के लिए तैयारी करो, वो है अपना मॉक टेस्ट। तो ये 3 स्टेप करो। उसके बाद स्टेप नंबर 4, गलतियों से सीखना है। तो जो भी मॉक्स में गलतियां करो, गलतियों को पहले एनालाइज करो। जो सही हो गया लीव इट, वो तो भाई उससे सीखोगे नहीं। जब भी हम ठोकर खाते हैं ना, तब हमें याद रहता है। ठीक है। जो हम आसानी से चीजें मिलती है उसे याद नहीं रखते, जो मुश्किल से मिलता है ना वो याद रहता है। सो दैट्स वेयर द कम्स की, आप जब भी गलतियां करते हो ना उनको याद रखना। सही हो गया वो भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, भूल भी जाओगे, मुझे पता है।
लेकिन पॉइंट क्या है, जो भी स्टेटमेंट में गलतियां हुई है जिनके कारण क्वेश्चन गलत हुआ, उनको जरूर एनालाइज करना। ठीक, और उसके बाद जो है, अब अगर मेंस के लिए, तो मेंस में यार आंसर राइटिंग होता है, तो इनिशियली जो है आंसर राइटिंग के लिए चाहो तो इक्का दुक्का सवाल लिख सकते हो, मे बी जो डेली पोर्टल्स होते हैं जिनका भी, या किसी को भी लिखो इनिशियली, तो ये है। बट रियल आंसर राइटिंग जो इंप्रूव होगा वो होगा टेस्ट लिखने से, 20 टेस्ट के 20 लिखने से। क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे। बिल्कुल और बिल्कुल। 20 सवाल इनिशियली, मेरा सजेशन रहता है कि इनिशियली स्ट्रक्चरिंग पे ध्यान देना चाहिए, कि क्वेश्चन के पूछ क्या रहा है, डिमांड को समझिए, उसके बाद लिखिए। उसके बाद क्या, बाद में फिर अपना टाइम को क्रंच करते करते 3 घंटे पे ले आइए। अगर मेंस की एग्जैक्टली। अगर आप 15 दिन पहले भी 3 घंटे में लिख रहे हो ना टेस्ट, तो 99% चांस है आप वहां पे भी 3 घंटे में लिख लोगे, क्योंकि वहां तो और बिल्कुल प्रेशर रहता बिल्कुल है। और मैं, बिल्कुल। बिल्कुल, और इसके अंदर जो है मैं एक और चीज आना चाह रहा था, मेंस के अंदर जैसे अपना टेस्ट हो गया, तो टेस्ट जो है उसको लिखते जाएंगे, उससे आपका इंप्रूव होगा। अब आंसर राइटिंग में बहुत लोग घबराते हैं, भाई लिखे कैसे, हमने तो पढ़ा नहीं है, फलाना ढिकाना, बहुत सारे डाउट्स है। तो मेरा आंसर मैंने लिख के भी दिया। 70 to 80% जैसे ही सिलेबस कवर होता है किसी मॉक टेस्ट का, 70 to 80%, बस 100% तो कभी नहीं होने वाला, 100 तो कभी होना भी नहीं है जीवन में। जिस दिन 100 हुए उस दिन इस धरती से उठ जाते हैं हम लोग। तो तो मेरा मेरा सजेशन ये है कि इम्परफेक्ट बन के रहो, 70-80% लिखो, मतलब पढ़ लिया, टेस्ट दे डालो। और रिमेंबर दैट, जब तक आप घटिया आंसर्स नहीं लिखोगे, जब तक बैड आंसर्स नहीं लिखोगे, तब तक गुड आंसर्स आएंगे भी नहीं। तो जब तक, एग्जैक्टली। तो आंसर यही है, लिखो आंसर, घटिया आंसर लिखो, बट लिख तो दो, नहीं लिखने से लोग बेटर है आजकल लिखो। बच्चे वो हो गए कि मैं परफेक्ट आंसर लिखूंगा, परफेक्ट आंसर लिखूंगा, और वो परफेक्शन इज एनिमी ऑफ गुड, वो वाला उनको समझ में बिल्कुल, नहीं आता है। बिल्कुल, इम्परफेक्शन लीड्स टू मतलब सक्सेस, ये याद रखना। परफेक्शन से तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, कोई नहीं है। बट यहाँ पे मैं एक चीज आ रहा था कि एक जो स्टोरी शायद बहुत लोगों को पता होगा, जैसा कि एक प्रोफेसर था, अपने स्टूडेंट्स को जब दो ग्रुप्स में डिवाइड करता अपने स्टूडेंट्स को। एक को टास्क देता है कि यू हैव टू मेक ए परफेक्ट मटका या पॉट, और एक ग्रुप को टास्क देता है कि तुम 20-25 मटका, 25 मटका बना के ले आना। सो दोनों को एक एक हफ्ते का टाइम देता है। सो जो सेकंड ग्रुप है, जिसको बोला 25 मटके ले आना बना के, तो उनके मटके चेक किया, तो उसमें से एक, बहुत सारे मटके थे 4-5 जो बहुत परफेक्ट बने। सेकंड ग्रुप जो है, एक मटका जो उनको परफेक्ट बोला वो बना के नहीं ला पाए। व्हाई? दे वर एमिंग फॉर परफेक्शन। और सेकंड वाला परफेक्शन। क्यों जीता? वो तो 25 बना गए, पहला वाला घटिया बना, दूसरा थोड़ा कम घटिया, तीसरा और कम घटिया, तो वो लोग धीरे धीरे लाइन पे आ गए। दैट्स वेयर कम्स, अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, शुरू में घटिया लिखोगे, बाद में अच्छा करोगे। मैं एग्जांपल देता हूँ स्टीवन स्मिथ का। उसका उनका इसलिए देता हूँ कि बाकी क्रिकेटर्स जनरली जो है इंटरनेशनल क्रिकेट तक आते आते उनका पोटेंशियल दिख गया था, स्टीवन स्मिथ का दिखता नहीं था। वो लेग स्पिनर की तरह आए थे, फालतू सी बैटिंग करते थे, फालतू सी गेंदबाजी करते थे। पीपल यूज्ड टू मॉक हिम कि क्या ये क्या बनेगा, शेन, छोटा शेन वॉर्न, एग्जैक्ट। मतलब। हाँ। एंड व्हाट ही बिकेम, छोटा डॉन ब्रेडमैन। सो एग्जैक्टली। सो 7 का एवरेज को उन्होंने 65 तक लेके चले गए टेस्ट में एवरेज। सो और भी ज्यादा था। वी सॉ द एसेस, मैंने इसका लगा भी रखा। रीजन यही है, जब इंसान प्रैक्टिस कर सकता है तो एप्टीट्यूड जो वो बिल्ड किया जा सकता है। यू जस्ट नीड योर एटीट्यूड या वैल्यूज। अगर आपके अंदर वैल्यूज है, एटीट्यूड है कि हाँ मैं करूंगा, तो यू मोस्ट प्रोबेबली विल डू इट। बस एटीट्यूड अच्छा चाहिए। एप्टीट्यूड तो यार बिल्ड किया जा सकता है, यही इंटरव्यू में भी चेक करते हैं। दे करेक्ट वांट टू करेक्ट। सी योर वैल्यूज। आपको नॉलेज नहीं है, डजंट मैटर, यू विल गेन द नॉलेज, बट यू हैव गुड वैल्यूज, यू हैव एम्पैथी फॉर द पुअर, दैट्स वेयर दे विल सेलेक्ट यू। तो यहाँ पे अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे उनको बेवकूफ बनाने की आवश्यकता नहीं है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। वो लोग जो 5 जो सामने है, वो भी बहुत कुछ है। जिस सर्विस में हम जाना चाहते हैं, वो 30 साल पहले वहां पे एंटर किए थे। हमारी जितनी उम्र है उनसे ज्यादा एक एक का एक्सपीरियंस है। सो दैट्स वेयर तो वहां पे जो है अपने आप को हीरो नहीं मानना है। तो मतलब हम्बल जितना रहेंगे उतना इजी रहेगा इंटरव्यू। करेक्ट दैट्स करेक्ट। द आंसर। तो मैं वही बता रहा था, स्टेप नंबर 1 PYQ, स्टेप नंबर 2 पढ़ जाओ, स्टेप नंबर 3 जो है टेस्ट दे दो, स्टेप नंबर 4 एनालाइज द मिस्टेक्स, स्टेप नंबर 5 मूव फॉरवर्ड। ठीक है। तो 5 स्टेप में जो है ये कर सकते हो फॉर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में। तो चलो ठीक है, वो तो अलग गेम है, बट प्रीलिम्स मेंस में ये काम करेगा। और याद रखना कि जो PYQ जब आप पहली बार एनालाइज करोगे तब ज्यादा समय लगेगा। ऑब्वियसली 5 घंटे 4 घंटे भी लग सकते हैं, अगली बार 2 घंटे भी हो सकता है, अगली बार एक। तो धीरे धीरे जो आपका देखना टाइम कम होगा, अगली बार बस आप पन्ने पलटोगे, 15 मिनट में पता चला PYQ खत्म हो गया। ठीक है। सो एग्जैक्टली। दैट्स वेयर प्रैक्टिस कम्स इन। जैसे विराट कोहली है, अगर उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की है, तो अगर उन्हें आधे घंटे भी नेक्स्ट में बल्लेबाजी करा दे, हो सकता है वो सेंचुरी मार दे। हम जैसे लोगों को 2-3 दिन में बल्लेबाजी कराओ, हम शायद 20 रन भी ना मार सके। तो दैट्स वेयर एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस कम्स इन। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो फिर अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज मैं बताऊंगा, ग्राफ जो होता है जनरली पहले लीनियर होता है। पहले आप प्रैक्टिस खूब आंसर लिखो, आपका इंप्रूव होगा, लेकिन एक स्टेज के बाद सैचुरेशन आता है। तो यहाँ पे रुकना भी पता होना चाहिए, वेयर टू स्टॉप। तो मेरा सजेशन रहता है मींस के लिए 10 से 12 टेस्ट लिख लो, 20-20 क्वेश्चन वाले। तो यू विल, यहाँ तक आप सैचुरेशन में लगभग आने लग जाओगे। इसके बाद जो है मतलब सैचुरेशन आता है। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट,
प्रीलिम्स और मेंस के बीच में कम से कम 4 फुल टेस्ट लिख देना, जीएस 1 2 3 4 के, और उसकी 4 या 5 जितने भी सेक्शनल लिख लो, विल डू द जॉब। अगर मेरे हिसाब से तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में 10 से 12 टेस्ट लिख लेना चाहिए, और ट्राई करो ये 3-3 घंटे में लिखो। प्रीलिम्स के पहले भले ही आपको 4 घंटे में आपने टेस्ट लिखा होगा, प्रीलिम्स से जैसे 5 महीने पहले या 4 महीने तक मेंस करते हैं ना, तो वहां तक मे बी यू माइट हैव रिटन द टेस्ट इन 4 आवर 4.5, इट डजंट मैटर। मैंने भी 19 में मेरा ऐसे ही था, मेरे 4.5 घंटे थे प्रीलिम्स से 4 महीने पहले। प्रीलिम्स के बाद मैं और मेरा दोस्त राहुल देबुरा, जो अभी 76 रैंक पे है, लास्ट ईयर उसका देखो, लास्ट ईयर उसके 130 मार्क्स थे इंटरव्यू में, इस बार 193। सी कितना मुझसे भी ज्यादा उसने चेंज किया, मेरे तो 27 नंबर बढ़े, उसके तो 63 मार्क्स बढ़े। सो वो भी पर्सनैलिटी टेस्ट में, तो क्यों? क्योंकि उसने हम्बल मान लिया कि नहीं मुझे आता नहीं है। जब उसने मान लिया ना नहीं आता, तब उसे आ गया चीजें। तो दैट्स वेयर कम्स द हम्बलनेस। उसने मान लिया कि नहीं मैं इंप्रूव करूंगा, उसने बहुत मेहनत की, हम लोग साथ में डिस्कशन करते थे, वी यूज्ड टू हेल्प ईच अदर। नाउ ही इज इन 76, होपफुली आईएएस मिल जाए, वो थोड़ा बॉर्डर लाइन केस है। बट एनीवेज हम दोनों जो है 19 वाले अटेम्प्ट की बात करता हूँ, 19 में हम दोनों साथ में बैठ के मेंस के टेस्ट लिखते थे। तो वी डिसाइडेड यार इस दिन हमें टेस्ट लिखना है, तो इससे हम दोनों पे प्रेशर रहता था कि कोई टालेगा नहीं बात को, हम दोनों। तो इसीलिए हम लोग 10 टेस्ट बैठ के लिखे थे 3 घंटे के अंदर। सो कोई पानी पीने अगर है तो बोतल में वहीं पियो, कोई वॉशरूम वॉशरूम कुछ नहीं जाना, फोन वोन सब दूर। कोई भी आते थे तो हम दोनों को टेस्ट देखता हुआ लिखता हुआ देखते थे, लाइब्रेरी में चले जाते थे, तो सब लोग कोऑपरेटिव भी हो गए। सो दैट्स वेयर आप चाहो तो किसी के साथ मिलके भी टेस्ट लिख सकते हो, इससे जो है एक दूसरे को हमेशा मोटिवेशन रहेगा, तो म्यूचुअल मोटिवेशन भी वर्क्स। तो इससे हमेशा एक प्रेशर रहेगा कि ये पढ़ लेगा तो मुझे भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है तो आज हमें टेस्ट देना है, तो बस ये है। तो इस तरह से भी जो है आप पंक्चुअलिटी ला सकते हो, या जो बोलते हैं कि कंसिस्टेंट रहोगे अपने एफर्ट में। तो हम लोग ये 19 वाले में किया। अब 19 में हमारी आंसर राइटिंग काफी इंप्रूव हो गया, हम दोनों घटिया आंसर्स लिखते थे, लेकिन जो है यहाँ तक आते आते हम दोनों अच्छे आंसर्स लिखने लगे, एंड वी यूज्ड टू फिल ऑल द पेजेस। 3 अगर 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो पूरा 3 पेज भर डालेंगे, 10 आएंगे तो 2 के 2 भर डाल दो। सो इतनी फास्ट हैंड राइटिंग हो गई हमारी कि हम दोनों ने 19 में पेपर छोड़ा ही नहीं था, जबकि 19 का पेपर ज्यादा टफ था। 2020 में मैं, हाँ 2020 में मैं ज्यादा मतलब टेस्ट नहीं दे पाया ड्यू टू वेरियस रीजंस। मेरा जैसे मैथ्स ऑप्शनल के कारण टाइम गया, ज्वाइनिंग करना पड़ा, टाइम भी कम था, और भी चीजें थी उधर। सो यहाँ पे लेकिन एक्सपीरियंस काम आ रहा था, यहाँ पे कुछ टेस्ट लिखे थे 4-5, इसीलिए मैंने लिख के भी दिया डॉक्यूमेंट में कि मेंस में 2020 में मैंने कम टेस्ट लिखा, बट स्टिल इट पेड कि यहाँ पे मेरे मार्क्स फिर भी मेंस में ज्यादा है। वाई? क्योंकि एक्सपीरियंस था, और लास्ट ईयर ही तो प्रैक्टिस किया था यार, तो वो प्रैक्टिस अब भी थोड़े जा रहा है, काम में आती है, सब आ रहा है ना। नथिंग गोज वेस्ट, बस उसको यूज करना आना चाहिए। वेस्ट को भी तो हम लोग बायोगैस बना डालते हैं ना। तो सो दैट्स वेयर कम्स, तो जो भी प्रैक्टिस किया था वो काम में आ रहा था। 2020 में हम दोनों अपने अपने जगह से तैयारी कर रहे थे, तो उसके भी ये जनरल स्टडीज में अच्छे मार्क्स आए, मेरे भी जनरल स्टडीज में अच्छे मार्क्स आए, मतलब डिसेंट थे इस बार भी। लास्ट ईयर भी हमारे अच्छे थे, लास्ट ईयर हम दोनों के ऑप्शनल और इंटरव्यू में इतने अच्छे नहीं थे। हाँ। तो इस बार दोनों ने, इस बार मैंने तो ऑप्शनल में इस बार डिसेंट कर लिया मार्क्स अपने, और इंटरव्यू में भी इनफैक्ट इस डिसेंट बार मार्क्स। ऑप्शनल में सबका स्कोर कम हुआ है और आपका बहुत अच्छा इम्प्रूव हुआ है। मेरे एक्चुअली सारे पेपर्स में इसीलिए बढ़ने का मैंने बता दिया स्ट्रेटेजी, उसके 5 स्टेप्स मैंने बताया, पीवाईक्यूज, रीड, प्रैक्टिस, उसके बाद एनालाइज द मिस्टेक्स, मूव अहेड। 5 स्टेप्स बताइए, हर जगह लगाना, प्रीलिम्स मेंस में तो धांसू काम करेगा। और मैंने प्रीलिम्स के वीडियोस भी डाल रखे हैं, मेंस के अब जैसे इसमें मैंने कवर कर ही दिया, तो मेंस का स्ट्रेटेजी जैसे मैंने बता ही दिया लगभग लगभग। अब जो है, हाँ अब आप सवाल पूछिए, फिर मैं और कुछ आंसर कर। तो जी बेसिकली मतलब आपने तो काफी चीजें ऐसे बता तो दी ही है, काफी चीजें एक्चुअली, क्योंकि उसमें बहुत सारी कवर हो जाती है। मैं देख रहा था तो मोस्टली मैं जिन बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ, तो उसमें क्या हो जाता है, काफी बार जो प्रीलिम्स एक फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर कर पाता है, उस मतलब प्रीलिम्स सबका फर्स्ट वाला सबसे बेस्ट ही होता है, प्रिपरेशन एंथुजियाज्म, जी जी जी, लेकिन बिल्कुल सेकेंड तक बिल्कुल। वो कंटिन्यू नहीं कर पाता है। जी 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 तो जी। मतलब इतना डाइवर्ट है, या इसमें भी कैसे हम्म, वो रखना है, वो मेन बिल्कुल। यू आर प्रिपरेशन राइट, कैसे कंटिन्यू करना है। राइट राइट। जैसे मेरा 19 वाला अटेम्प्ट हो गया इसका एग्जांपल, 18 में मैं फेल हो गया बहुत प्रिपरेशन के साथ, 19 में वापस कैसे आए। सो यार जब भी फेल होता है ना, तो इस समय जो है ब्रेक लेने का टाइम है, मे बी 1 हफ्ते 1 महीने ब्रेक ले लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिमाग को भी थोड़ा रेस्ट दो, जो भी आपके हॉबीज है 1 महीने तक परस्यू कर लो, ठीक है। जब भी फेल हो गया, अगर जिनका भी प्रीलिम्स नहीं हुआ अनलकीली या जो भी, तो टेक अ ब्रेक फॉर मे बी, मतलब 1 महीने। जब भी एग्जाम हुआ था 10 अक्टूबर से 10 नवंबर तक, माइट भी, या आपको कम ब्रेक चाहिए 15 दिन ले लो, जो भी, मे बी घूमने जाओ, जो भी, एनीथिंग। लेकिन उसके बाद रिफ्रेश जो है, होना चाहिए, रीसेट यस, बटन दबाना रीसेट बटन। अभी जो स्ट्रगल, ट्रू स्ट्रगल, यही आंसर। जैसे हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न इंडियन स्टोरी, गांधी जी। स्ट्रगल, फिर विराम, फिर स्ट्रगल। तो यही हम लोग दिन में भी करते हैं, खाना खाते हैं, रेस्ट करते हैं, खाना खाते हैं, रेस्ट करते हैं, सो ऑन। रोज हम लोग रेस्ट करते हैं ना, तो यही करना है। तो यहाँ पे भी क्या है कि स्ट्रगल किया, नहीं हुआ कोई बात नहीं, वी डोंट हैव द राइट्स ऑफ आवर फ्रूट्स, वी हैव द राइट टू वर्क। यही गीता में कहा गया, यही मैं भी कह रहा हूँ, कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन।
तो ये मैंने लिख के भी दिया है, रीजन था इसी का। तो बहुत बार एफर्ट्स के नहीं मिलेंगे वो मतलब रिजल्ट्स, बट मिलेंगे भी। जैसे आप कोई भी गेम खेलोगे, बहुत बार आप अच्छी बैटिंग करो या अच्छा बैडमिंटन खेलो, नहीं जरूरी है कि आप जीतोगे, फिर कभी कभी जो आप देखोगे आप इतना भी अच्छे फॉर्म में नहीं थे फिर भी जीत जाओगे। तो दिस इज हाउ वेयर स्पोर्ट्स भी हमें सिखाता है। तो यही है कि वी हैव आवर राइट टू एफर्ट्स, तो हमें एफर्ट्स पे देना चाहिए। वी डोंट नो द रिजल्ट, दैट इज व्हाई मैं कभी बोलता भी नहीं था कि मेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आईएएस बन जाऊंगा फलाना ठिकाना, वी डोंट नो। बस हमारे हाथ में एफर्ट्स था, वो मैं ट्राई कर रहा था देने का। अब एफर्ट्स का मैंने पहले भी बताया था तो कि ब्रेन इज लाइक ए मशीन, मैंने लिख के भी दिया है। तो इसमें यही है कि अपने दिन के जो भी गोल्स है या वीक के गोल्स है इनको कंप्लीट करना, नॉट कि इस दिन 12 घंटे पढ़ूंगा, या कोई पर्सन 10 घंटे पढ़ना तो मैं तो 12 घंटे पढ़ूंगा तब इसको बीट करूंगा, नहीं। एग्जाम जो है इसका है ही नहीं। एग्जाम जो है आप अपने अपना सिलेबस करो, गोल करो, और फिर अपना चिल काट सकते हो, जो भी करना है, गाने सुनना है, वॉक पे जाना है, मेडिटेशन, योगा, मैंने लिख के भी दिया ये सब। तो दिस वे आपका माइंड जो स्ट्रेस आउट होगा, बर्न नहीं होगा, एंड यू आर इन योर गोल। जैसे रोज रोज खाना खाते तब हम लोग हेल्थी रहते हैं, एक ही दिन में अगर 3 टाइम का भोजन ले ले तो खत्म हो जाएंगे। तो दैट्स वेयर कि 18 घंटे एक दिन पढ़ लिया, एक दिन 2 घंटे पढ़े, तो यहाँ पे दिक्कत होगी। अब रीजन मैं क्यों बोल रहा दिमाग को बर्न आउट नहीं करने का, क्योंकि एग्जाम में या नोवल या नए क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, इंटरव्यू हो। यहाँ पे बच्चे परेशान हो जाते हैं, इस क्वेश्चन में क्या करते, क्या होता। अरे यूपीएससी यही तुमसे चाहती थी कि जब नए सवाल दे दिए, जब किसी को कुछ नहीं पता, तब तुम्हारा दिमाग कैसे चला। जीवन में भी तो यही होने वाला है, एडमिनिस्ट्रेशन में नए नए सिचुएशंस आएंगे, तब क्या बोलोगे, रूल बुक में तो नहीं लिखा था सर, मैं कैसे डील करूंगा। अरे यार, इट डजंट मैटर, वैल्यूज तुम्हारे अच्छे होने चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, और जो भी ट्रेनिंग पहले की उसको यूज करो, वट एवर यू हैव अवेलेबल यूज इट। दैट्स वेयर कि बहुत बार लोग कहते हैं अरे हमारी तो जॉब है, हम तो यहाँ से आते हैं वहां से आते हैं, इट डजंट मैटर। एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बार होगा जब आपके पास रिसोर्सेस नहीं होंगे, कुछ नहीं होंगे, तब भी तो काम करना पड़ेगा। तब ये थोड़े बोलोगे पहले रिसोर्स आने तो फिर मैं करूंगा, मुझे क्या पता है। तो जो है उसी में मैनेज करो, वर्किंग हो, जहां पे टाइम निकाला निकालो। अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, अगर वहां से करना वहां से करो, घर पे रह के मतलब देख लो, इट्स अप टू यू। बस एक विल चाहिए, वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। तो बस देखना पड़ेगा, यू हैव टू सी इट। ठीक है, कॉइन के हमेशा दो साइड होते हैं, मैंने बोला ना, अगर आप वर्किंग हो तो यू डोंट हैव टाइम मच, बट अब कॉइन का जो, अब मैं दूसरा साइड दिखाता हूँ। दूसरा साइड ये है कि जब आप वर्किंग हो तो जो भी टाइम आपको मिलेगा ना उसमें अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपको वेकेशन मिलेगा इनको भी अच्छा यूटिलाइज करोगे, और इंटरव्यू में जब जाओगे ना तब जो है बोर्ड आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा, हाँ चलो ये वर्क भी कर रहा था थोड़ा सा। यू विल हैव द एडवांटेज, बट डोंट गेट कि भाई मैं तो वर्किंग हूँ, मुझे तो अच्छे इंटरव्यू में मार्क्स मिलेंगे, डजंट मैटर। वो लोग आपकी पर्सनैलिटी देख रहे हैं। अगर आप जॉब वॉब करके भी हम्बल हो, अपने वैल्यूज जो उनको दिख रहे हैं कि हाँ पर्सन हार्ड वर्किंग है, मैनेज कर सकता है चीजें, इफ यू कैन शो योर वैल्यूज यू विल मतलब स्कोर डिसेंट मार्क्स इन इंटरव्यू। यही मैंने सीखा है। मतलब यही जो मेरे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर है जो मतलब किशनगंज में, उन्होंने भी थोड़ा सा यही समझाया था कि दे आर रियली गुड एट जजिंग पीपल, 5 मिनट में वो लोग जज कर लेते हैं। तो कोशिश यही करो कि जैसे वो लोग बहुत ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली इंटेलिजेंट मान के चलो यार, उनको बेवकूफ मत मानना गलती से भी। सो वो लोग बहुत इंटेलिजेंट है, तो उनको अपने वैल्यूज दिखाओ, ज्यादा होशियारी नहीं करनी, हमें ये आता वो आता कुछ नहीं। दे आर द इट्स लाइक दे आर 5 गॉड्स, तो 5 गॉड्स के सामने कुछ होशियारी मत करो, सारे घुटने टेक दो। जब मैं बार बार बोलता हूँ, अगर इस देश में जो महात्मा गांधी जी हो गए, वो भी तो यार गलतियां करते थे, जिसको हम लोग सब चाहते हैं, या दिल में चाहते हैं या जेब में चाहते हैं या दोनों जगह चाहते हैं। अगर वो भी गलतियां करते थे तो हम भी तो गलतियां कर ही सकते हैं ना यार, तो हम लोग भी तो इंसान ही है। टू अर इज ह्यूमन का, इसीलिए अगर गलतियां नहीं करेंगे तो भगवान हो जाएंगे, अगर वो हो गए तो दुनिया में ही नहीं रहेंगे। तो यहाँ अपन रहेंगे नहीं इस धरती पे। तो दैट्स वेयर कि यार हम्बलनेस आ जानी चाहिए। यस वी डू द मिस्टेक्स, एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स एंड इम्प्रूव। दैट्स वेयर आपका बच जाओगे। तो जब भी वो पूछ लेगी ये किया है नहीं किया आपने, जो जरूरी था बुक्स पढ़ना था नहीं पढ़ा है, मैंने भी बोला था वीकनेस में बुक्स नहीं पढ़े ज्यादा, मतलब नॉन एकेडमिक बुक्स, बस ये बोल दिया कि रिसेंटली स्टार्ट किया पढ़ना। अगर नहीं भी किया तो बोलो कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि सर जब मुझे अभी टाइम मिलेगा मैं पढ़ूंगा बुक्स। तो एटलीस्ट आपके अंदर विलिंगनेस है टू विल लर्न। पावर तो आपके भी चाहिए। विल पावर है, यू हैव द एटीट्यूड, यू हैव द वैल्यूज। मतलब एटीट्यूड मतलब मैं एथिक्स का एटीट्यूड वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये एटीट्यूड वो वाला नहीं है जो कॉमन पार्लेंस में यूज कर, एटीट्यूड बहुत है। एटीट्यूड इज लाइक कि जो हमारे जो इंटरनल होता है, कि जो जिसका 3 पार्ट होता है ना, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल। कॉग्निटिव मतलब थिंकिंग पार्ट, अफेक्टिव मतलब इमोशनल पार्ट, बिहेवियरल मतलब जो एक्शन में दिखता है। तो ये एथिक्स का एटीट्यूड वर्ड यूज करा और एथिक्स का एप्टीट्यूड वर्ड यूज करा जो जीएस 4 सिलेबस में। तो मतलब ये यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए, तो डोंट टेक इट एज की एटीट्यूड वो वाला एटीट्यूड जो हम लोग कॉमन पार्लेंस में यूज करते हैं, इसका एटीट्यूड बहुत ज्यादा बहुत हो गया। ज्यादा है। एटीट्यूड एटीट्यूड यहाँ पे ये है कि आपके इंटरनल जो इनर विल है उसकी बात कर रहा हूँ। एप्टीट्यूड मतलब आपका कितना कैपेसिटी है, आप कितने सक्षम हो। एटीट्यूड अगर अच्छा है, अगर आपकी इनर विल अच्छा है, तो एप्टीट्यूड बिल्ड कर लेंगे। तो दिस इज वेयर एग्जैक्टली। कम्स
इनफैक्ट आंसर सिलेबस राइटिंग में हो भी गया, जो इथिक्स का दिया है, फर्स्ट एटीट्यूड दिया है और फिर बाद में एप्टीट्यूड दिया है। वो एप्टीट्यूड, खुद यस चाहते हैं राइट, कि पहले बच्चे में एटीट्यूड रहे, एप्टीट्यूड तो बना बाद में लेंगे। आएगा। एग्जैक्टली व्हाट्स वी आर डूइंग, ट्रेनिंग जो है तो चालू हो जाता बचपन से ही, या तैयारी से ही ट्रेनिंग चालू है। जब हमने यूपीएससी की तैयारी चालू की तभी तो हम थोड़ा बहुत सीखने लग गए चीजें, फिर धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, पहले पढ़ेंगे फिर देखेंगे कैसे काम करता। हो सकता है कुछ लोगों ने देख रखा है, जैसे मैं बचपन में राशन कार्ड के लाइन में भी लगा हुआ, सो आई हैव सीन यहाँ पे, और तत्काल के लाइन में भी रात भर लगा हुआ, रात तो यहाँ भर। पे जो है, करेक्ट। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत फील्ड जो है मैंने भी देखा, और भी है फील्ड, बट आई वोंट गो थ्रू दैट डिटेल, अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी ये हो गया कि तो दैट्स वे, अगर नहीं भी देखा तो डजेंट मैटर, अब बाद में आपको दिखा दिया जाएगा, यू जस्ट नीड टू हैव इनर विल। तो हम्म। बाद में जो है आप जब आपको ट्रेनिंग में भेजेंगे या जहां पे भी जाएंगे, यू सी देयर, यू विल, अगर आपके विलिंगनेस है लर्न करने के तो यू विल लर्न इट। मैं भी हम्म। बैडमिंटन अच्छा नहीं खेलता था, अब डिसेंट खेलने लग गया हूँ, बस बिकॉज कि अब जो है धीरे धीरे खेल रहा हूँ। तो दैट्स वेयर कम्स द इनर विल होना चाहिए। तो यार मैंने स्टीवन स्मिथ का इसीलिए एग्जांपल देता हूँ, इनर विल था बंदे में कि मैं बैट्समैन बनूंगा, और बन के दिखा दिया, अच्छे अच्छों को धूल चटा देता है। तो दिस वाज कि अगर पर्सन के अंदर इनर विल हो तो क्या से क्या बन सकता है। सो यही था, मिला जुला के अब जो नंबर ऑफ टेस्ट भी मैंने कवर कर लिया, 4 फुल टेस्ट दे देना प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, मेंस के लिए, और अगर हो सके तो 10 से 12 लिख दो, विल डू द जॉब फॉर मेंस, और बट ट्राई ये करना 3 घंटे में टेस्ट आ जाना चाहिए एग्जाम के 1 हफ्ते पहले। बराबर है। ठीक है, और प्रीलिम्स के लिए मैं 20 से 25 टेस्ट रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि इसके आगे सेचुरेशन आ जाता है, आ वही जाता है, क्यों हाँ आ हाँ। जाता है। तो कोशिश ये करो 10 से 12 फुल टेस्ट, 10 से 15 सेक्शनल टेस्ट। इसके बाद मैं कभी नहीं बोलता 100 टेस्ट दो, मैं अपने जितने भी एस्पायरेंट है, जितने भी मेरे होते हैं, मैं कभी नहीं बोलता 100 50 60, कुछ नहीं भाई, 20 से 25 दो। वैल्यू इस एडिशन बहुत कम है, होना मतलब चाहिए, यस जब राइट, मैं अगर पीवाईक्यूज 60 पे ध्यान टेस्ट, दो। हाँ 60 टेस्ट अगर मैं कोई इंस्टीट्यूट की लगा रहा हूँ, मेरा इनोवेटिवनेस, मेरा सोच पूरा मर ही जाता है जैसे हो जाता है। एग्जैक्टली व्हाट, देखो बहुत सारे एस्पायरेंट्स क्या गलती करते हैं, दे वांट टू प्रिपेयर एवरीथिंग। अगर ये करने जाओगे ना तो एग्जाम में नो अच्छे नए क्वेश्चंस में वो हो जाओगे, घुल चक्कर, या खत्म हो जाओगे, क्लीन बोल्ड हो गए। वाई, आप सोच के जा रहे थे अरे मैं तो बहुत प्रिपेयर कर रहा हूँ, ये मैगजीन वो मैगजीन फलाना डिकाना न्यूज़पेपर ये वो सब करके गया हूँ, मैं देखता हूँ कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है। यही है सबसे बड़ी बेवकूफी, जब मान लेते हैं हम जो है ऑल नॉलेजेबल। यही है सबसे बड़ी दिक्कत, क्यों यार, कि कोई भी ब्रह्मांड का ज्ञान या किसी के भी सन के अंदर जो नॉलेज है किसी के पास भी नहीं है। ठीक है, सो वी हैव टू एक्सेप्ट इट। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें डिसेंट लेवल ऑफ एक नॉलेज लेके जाना है, इनर विल होनी चाहिए, दिमाग फ्रेश काम करना चाहिए, और एग्जाम लिखना। मीन्स में एक और एडवाइस करूंगा जो लोग भूल जाते हैं, वो ये कि यार जो रूटीन है ना वो सुधार लेना चाहिए एग्जाम्स के 1 हफ्ते पहले तक। रूटीन मतलब अगर आप नॉकटर्नल या निशाचर हो सकते हैं, रात में करेक्ट। पढ़ते होंगे, इट डजेंट मैटर, पढ़ो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, बट एग्जाम से 3 4 दिन या 1 हफ्ते पहले दिन वाले आदत आ जानी आ चाहिए, जानी एग्जाम चाहिए। से 1 2 दिन पहले नहीं होता ये सब। सो यू हाँ, हैव टू सी आप कैसे अपना स्लीप और साइकिल एक बॉडी का सही पूरा करो, साइकिल भी है, वो फिर प्रॉब्लम हो जाता है, आ दो जाना पेपर चाहिए। लिखने हैं एक दिन यस में तो। राइट राइट, तो ये करना है, और ये मॉक टेस्ट में कर सकते हो, 9 से 12 2 से 5 प्रैक्टिस कर लेना चाहिए मॉक। तो वहां पे आप कम ब्लीड करोगे, तो द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो पसीने जो है अभ्यास में बहाइए, रक्त जो है युद्ध में कम बहेगा। तो ये वाली जो बात है ये याद रखनी चाहिए। तो यहाँ पे यही है, 9 से 12 2 से 5 की आदत डाल देनी चाहिए उससे, मतलब एग्जाम से, जो भी मेंस एग्जाम है 3 4 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले, दिस विल डू द जॉब। नॉकटर्नल लो, इट डजंट मैटर, रात में भी पढ़ो चलेगा, बट एग्जाम से पहले शेड्यूल सही करना है। जैसे मैं क्या करता था शेड्यूल सही करने के लिए, कि जिस दिन भी मुझे मान लो 7 बजे 6 बजे उठना है, अब मैं नॉकटर्नल हो गया, मुझे 6 बजे अगले दिन से उठना है, तो मैं जो भी है मैं 6 बजे उठ जाऊंगा, और उस दिन जो है पूरा दिन भर अपना झूमूंगा, मतलब नींद आते रहेगी, क्योंकि अब मैंने 2 3 घंटे में उठ गया हूँ, 4 घंटे। अब रात में जो है खूब खाना वाना खा के सो जाता हूँ फट से। जल्दी सो अगर जाते अब जो है यहाँ पे शेड्यूल सही हो जाता है, ठीक है। तो दैट्स एग्जैक्टली। वेयर कि एक दिन मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ता, तो मैंने 2020 में ये काम किया था, मैंने अपने आप को नॉकटर्नल जो 1 बजे सोता था उससे 11 बजे पे ले आया था। तो यहाँ हम्म। पे मेरा बेनिफिट हो गया था, तो और मैं मॉर्निंग वॉक पे चले जाता था सुबह सुबह, देन पढ़ना स्टार्ट करता था। हम्म। सो दैट्स वेयर समथिंग दिस माइट हैव वर्कड, आई डोंट नो वेदर इट वर्कड, इनफैक्ट मतलब मतलब यही रीजन वो था। मॉर्निंग वॉकिंग है, ये भी है। बहुत एस्पिरेंट्स इसको मिस आउट करते हैं पढ़ाई के चक्कर में, लेकिन आउट मेरे करते हैं, ख्याल से ये एक मेंटल राइट फिटनेस के लिए बहुत जरूरी है, राइट राइट फिजिकल राइट। वर्कआउट। यही एकेडमी में तभी तो 5 बजे सुबह उठवाते हैं। वो लोग बेवकूफ थोड़े है कि हमें 5 बजे सुबह यूं ही उठाते हैं, हमें कष्ट देने के लिए थोड़े उठाते हैं। दे वांट टू मेक अस यार अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, वो वाली बात है। मेक्स ए मैन एग्जैक्टली। हेल्दी वेल्दी एंड क्या वाइज, जो भी होता वाइस है। वाइस। तो दिस वे, तो ये थोड़ा सा जो अपन बेसिक्स में पढ़ते हैं ये थोड़ा सा है, बट अगर आप नॉकटर्नल लो, मैं नहीं कहता नॉकटर्नल छोड़ो, बट एग्जाम से 1 हफ्ते पहले एटलीस्ट यार नॉर्मल हो जाना। और सर्विस में जब आएंगे तब तो भाई नॉकटर्नल चलेगा नहीं, क्योंकि दिन में काम होता है, ऐसे लोगों को रात में 2 बजे आने थोड़े बोल सकते हैं। तो सो सो दिस वे, ये थोड़ा याद रखने वाली चीज है। मेरा बस एडवाइस यही है कि एग्जाम से 1 हफ्ते या 4 5 दिन पहले अपने आप को शेड्यूल दिन वाले कर लो। मैंने तरीका बताया, एक
अगर आपको और कोई तरीका पता वो करो, या यूट्यूब पे वीडियो देखो हाउ टू मेक योर रूटीन, ये मतलब डे लाइक या जो भी, यूट्यूब पे दुनिया भर का ज्ञान है, गूगल पे कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, मुझसे बढ़िया ज्ञान देने वाले लोग हैं। सो दिस इज ऑल, मतलब मेनली यही मैं बोलूंगा। अब मैं एक चीज और आता हूँ, जो मुझे एक और सवाल मैं खुद ही बनाता हूँ और खुद ही इसका आंसर देता हूँ। वो ये है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने अभी प्रीलिम्स दिया है, तो कुछ लोगों का प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, कुछ का नहीं हो रहा है। बराबर है। जिनका नहीं हो रहा तो उनको पहले बता लिया, टेक ब्रेक, फिर मेंस के लिए प्रिपेयर करना, और जब प्रीलिम्स आए उससे 4 महीने, जिनका भी प्रीलिम्स नहीं क्लियर होता ना, मैंने लिख के भी दिया है, उनको 4 महीने एक्सक्लूसिव प्रीलिम्स में लगाना चाहिए। जिनका बिल्कुल क्लियर होगा उनका 2 to 3 months विल डू द जॉब। बराबर। ठीक है, तो ये 4 महीने देना है इस बार। तो प्रीलिम्स एट एनी कॉस्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि 95% से ज्यादा लोग प्रीलिम्स में फेल करते हैं। हम अगर 4 लाख लोग एग्जाम लिखते हैं तो 13,000 14,000 ही मेंस लिखते हैं, प्रीलिम्स उन्हीं का बराबर। क्लियर होता है 13-14,000। तो इसीलिए जो है प्रीलिम्स तो हर हाल में निकलना चाहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए स्पेशली। तो 4 महीने एक्सक्लूसिव देना प्रीलिम्स का। बट अभी के लिए क्या करना, अगर प्रीलिम्स नहीं हुआ तो अभी के लिए बस रेस्ट ले लो, 10 दिन 15 दिन 20 दिन ब्रेक ले लो, घूमने जाना है, राफ्टिंग वाफ्टिंग जो करना करके आ जाओ, 20-25 दिन में वापस आओ। ठीक है, अब जो है मेंस पढ़ना है, और जहां पे भी आपको लग रहा है मेंस का ऑप्शन जो भी करना कर लो। फिर जो है अपना, अगर जून में एग्जाम है तो फेब मार्च वेब से अप्रैल, करेक्ट। फेब से अपना प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव हो जाना है। बट अभी के लिए अपना मेंस मेंस कवर करो, मेंस ऑप्शनल साथ साथ चलेगा, गो हैंड इन हैंड प्रीलिम्स मेंस। तो अभी प्रीलिम्स के कभी कभी वो पीवाईक्यूज देख लिया, कभी मेंस के देख लिया, आंसर राइटिंग कर ली। तो दिस ऑल शुड गो हैंड इन हैंड अभी वाले प्रिपरेशन में। जब फेब आ जाएगा तो उनके लिए प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव हो जाना, जैसे टाइगर रिजर्व मैप हो गया, या अपना जो भी प्रीलिम्स की एक्सक्लूसिव चीजें होती है, स्पेक्ट्रम के जो पीछे वाले पेजेस होते हैं, तो ये बराबर। सारी चीजें जो भी होते हैं ये एक्सक्लूसिव वाला काम। जैसे मेंस का वर्ल्ड हिस्ट्री आता है, इधर नहीं आता, पोस्ट इंडिपेंडेंस जनरली नहीं आता प्रीलिम्स में, बट आने लगा है। पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रीलिम्स में आता है, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आता, ये थोड़ा याद रखने वाली चीज है। हाँ। पोस्ट इंडिपेंडेंस के कुछ कुछ सवाल थे, कोल बैंक नेशनलाइजेशन, सॉरी कोल कोल माइंस नेशनलाइजेशन, एयर इंडिया के बारे में सवाल। और ठीक है, इनफैक्ट तो ये पार्टी के बारे में, स्वतंत्र पार्टी के बारे में भी यस पूछ लिया था यस यस, राजगोपालचारी। वो यस। प्रीलिम्स में पूछा था, तो दैट इज वाई हाँ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट, वो वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछा है। हम मान के चलेंगे फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वर्ल्ड हिस्ट्री जो नहीं पूछा जाएगा प्रीलिम्स में। ठीक है, और एथिक्स भी नहीं पूछा जाता है। ठीक, तो ये सारी चीजें जो है मतलब ऑब्वियसली 4 महीने पहले आपका छूट जाएगा। मतलब यही हुआ कहने का प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव 4 महीने पहले। लक्ष्मीकांत तो तब भी चलेगा, अभी भी प्रीलिम्स से 4 महीने पहले वो मेंस में भी काम आएगा, प्रीलिम्स में इंटरव्यू भी में भी काम आएगा। आएगा। इंटर, मैंने बोला ना अल्टीमेट बुक है द होली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द होली इज इन इटालिक। सो इसके बाद जो है इसके बाद जो है मैं आ रहा हूँ, जिनका सपोज नहीं हुआ तो उनके लिए तो मैंने बता दिया। जिनका हो गया, अब हो गया में दो टाइप के लोग आएंगे। एक जिनका हो गया और उन्होंने सिर्फ प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव तैयारी की, अब वो क्या करें मेंस के लिए। और एक वो लोग है जिनका भाई हो तो गया और वो लोग मेंस भी अच्छा करके रखे हैं। तो जिनका हो गया प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव पढ़ के, उनके लिए मैं बता दूंगा, उनके लिए भी आंसर मिल जाएगा। दोनों कैटेगरी लगभग कवर है इसमें। तो मान लो आपका प्रीलिम्स जो है निकाल लिया, ठीक है, आपको मेंस का ज्यादा आइडिया नहीं, आंसर राइटिंग ज्यादा अपनी अच्छी नहीं है। सो व्हाट यू कैन डू, कुछ नहीं, आंसर कुछ नहीं, अपने स्ट्रेंथ पे खोलो, पिक द लो हैंगिंग फ्रूट्स, तो नीचे लटकते हुए फलों को तोड़ लो, पेट भर जाएगा। आंसर है ऐसे। GS4 को पकड़िए, GS4 में एफर्ट्स कम देना है, एथिक्स वाला पेपर में नंबर आ सकते हैं। मैं हाँ, एक और चीज, आंसर राइटिंग इंप्रूव करने का मैं तरीका यहाँ तब मैं बताना भूल गया था, वो ऐसे है एक और तरीका जो सबसे एकदम बढ़िया, एकदम देसी जुगाड़ बता रहा हूँ, मतलब वेरी सिंपल। कुछ नहीं आ रहा समझ में, टॉपर्स के आंसर्स जो है मॉक आंसर्स वो मिल जाएंगे नेट पे, मैंने भी लगा रखा लिंक, कहीं पे भी मिलेगा। उनके बहुत सारे टॉपर्स के निकाल लो कॉपीज, जिनके नॉट बाय देयर रैंक, बाय देयर मार्कशीट। अगर एग्जैक्टली। मार्कशीट मिल जाए तो मार्कशीट में जिन जिन पेपर्स उनके अच्छे थे ना, वो लिख लो खाते में, मैं उनके सारे पेपर्स खोल मेरे के बैठो। स्टूडेंट्स को आपका GS2 का देने ही वाला हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली ये इम्पॉसिबिलिटी जैसा है कि वन वन इम्प्रूव GS2 में होता ही नहीं। तो एग्जैक्टली बाय मार्कशीट नॉट बाय रैंक। एक्चुअली में मेरा GS2 का इस बार देखना पड़ेगा मैंने लिखा था कि नहीं, क्योंकि 2019 का, बट स्टिल 2020 में मैंने GS4 लिखा था। इसीलिए लिखा था क्योंकि GS4 सबसे लंबा पेपर होता है। तो मैं 3 घंटे में अगर उसको लिख पा रहा था तो मुझे समझ में आ गया एग्जाम में लिख दूंगा। ठीक है, बस तो यही मेरा बस टेस्ट था। बस। तो यही मैं टेस्ट कर रहा था इस बार। तो एनीवेज मैं आता हूँ मेन चीज पे। जब आपको आंसर राइटिंग कुछ नहीं समझ में आ रहा भाई आंसर लिखे कैसे, कुछ नहीं, वेरी सिंपल बताता हूँ। लोगों के जो भी टॉपर्स हैं उनके आप आंसर जो है मॉक आंसर्स, रियल आंसर तो किसी को नहीं मिलेगा, मॉक जो कोचिंग्स के लिए लिखते हैं वो मिलेगा नेट पे, वेरी फ्रीली अवेलेबल, मैंने अपने लिंक पे भी लगा रखा है। तो वहां पे जाइए, मैंने तो अपने चेक कॉपीज भी लगा रखा है, तो मेरे में तो और थोड़ा लर्निंग मिलेगा, बाकी भी का अनचेक मिलेगा। तो उसमें उनके मार्कशीट उठा लीजिए, अगर नेट पे मार्कशीट मिल गया तो ठीक, गूगल मारिए फला जो भी नाम है, जो भी XYZ और मार्कशीट लिखो, मिल गया तो ठीक, नहीं भी मिला तो एटलीस्ट उनके कॉपीज खोल के बैठ जाइए। अब जिनके भी मार्कशीट मिल गए उनका बेस्ट होता है, तो उनके उन पेपर्स को ढूंढिए जहां जहां पे मार्क्स अच्छे हैं। मार्क्स अच्छे बुरे पता चलता है रिलेटिव पोजीशन से। तो बहुत सारे मार्कशीट उसी ईयर के एनालाइज करोगे तो समझ में आ जाएगा किसके मार्क्स अच्छे हैं किसके बुरे हैं। क्योंकि ऐसे पकड़ नहीं पाते लोग, लास्ट ईयर के GS4 देखेंगे किसी 120 है, सोचेंगे अरे बहुत अच्छे नंबर है, नहीं लास्ट ईयर तो 160 तक गया था। ठीक है, और इस बार अगर किसी के 105 107 दिख रहा है बहुत अच्छे मार्क्स है।
तो दैट इज देयर, तो स्केलिंग है। तो यहाँ से पता चल गया रिलेटिविटी से कि उस साल के मार्कशीट को देखो, देखो ऐसे बहुत सारे मार्कशीट देखो, समझ में आ जाएगा अच्छा ये बहुत अच्छे मार्क्स है, ठीक ये मैंने रख लिया। उन मार्क्स वाले टॉपर्स को निकाला। जैसे मैंने किसी टॉपर का खोला, उसके जीएस2 में अच्छे मार्क्स थे, उसका जीएस2 का कॉपी डाउनलोड करके रख लिया, जीएस4 में थे उसके करके रख लिया। ऐसे बहुत सारे टॉपर्स की करना है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ हर इंसान अपने आप में यूनिक है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कौन सा स्टाइल आपके लिए अच्छा है। जैसे कुछ लोग बुलेट्स में आंसर लिखते हैं, कुछ लोग पैराग्राफ में लिखते हैं, कुछ लोग मिक्स करके लिखते हैं, कुछ लोग फ्लो चार्ट बना के लिखते हैं, कुछ लोग चारों का वर्जन ले आते हैं, ठीक है। करेक्ट। तो आपको देखना है कि आपको कौन सा वाला स्टाइल पसंद आता है। जिस भी टॉपर का पसंद आता है ना, वैसा लिखना चालू कर दो, खत्म बात। जैसे हम लोग बिल्कुल क्रिकेट बिल्कुल। देखते देखते टीवी पे हम भी कवर ड्राइव मारना चालू कर देते, बस खत्म। और तो उसमें यही एक्सेलेंस लाने की कोशिश करना है, बस कंटिन्यूस एग्जैक्टली प्रैक्टिस से। exactly. तो एवरी पर्सन इज यूनिक। तो इसीलिए मैं कभी नहीं बोलता कि बुलेट्स में लिखो, पैराग्राफ में लिखो। अरे यार तुम टॉपर्स के देखो, जो भी टॉपर का तुम्हें अच्छा लगा तुम लिखो, एज लॉन्ग एज यू आर एड्रेसिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, एज लॉन्ग एज यू आर शोइंग कि भाई आपको जो है चीजें एनालिटिकल माइंड है, यू आर कवरिंग द डायमेंशन, यही आंसर में देखेंगे। तो वो लोग देखेंगे भाई अगर आप तीर तीर धनुष बना के बनाए हो, मतलब खूब सारे फ्लो चार्ट बना के दिए हो, उसमें भी अगर आपके दिख रहा है कि हाँ चलो एनालिटिकल माइंड है, पेंटागन बना के स्टेक होल्डर्स दिखा रहे हो, तो उससे भी चलेगा। ठीक, अगर आप पैराग्राफ में लिखो तो भी चलेगा, बट ट्राई टू डू की डाइवर्सिटी दिखे थोड़ा। कभी फ्लो चार्ट बना दिया, कभी ये बना दिया, उससे लगेगा कि मोनोटोनस नहीं होता। बट नहीं भी है, अगर आप मोनोटोनस भी लिख रहे हो तो भी मार्क्स आ जाते हैं। श्रेष्ठ अनुपम था मेरा दोस्त, पूरा पैराग्राफ लिखता था, जीएस में फोड़ के आया वो। हम लोग जो है हम लोग भी पैराग्राफ, हाँ लास्ट ईयर AIR 2019 अटेम्प्ट ओ, था। पैराग्राफ में आंसर्स। पैराग्राफ्स में मतलब वो ज्यादा वो फ्लो चार्ट ये सब करता नहीं था, ये नंबरिंग करता था 1 2 3 4, फ्लो चार्ट ये सब कलाकारी जो होता है डिजाइनर, ये आती सब नहीं नहीं था है। वो। उसको आता नहीं था, वो करता भी नहीं था। ज्योग्राफी उसकी वीक थी, मेरी भी वीक थी। तो हम दोनों जो है कलाकारी से बचते थे। इस अटेम्प्ट में मैंने किया था क्योंकि इस अटेम्प्ट में थोड़ा प्रैक्टिस करता था ड्राइंग। हाँ, तो बट पॉइंट ये है कि लड़कों इट्स का अप थोड़ा टू वीक होता ही है ये एरिया। माइट भी। सो मेरा ड्राइंग बचपन में भी वीक था, बस घर बना पाता था मैं। तो या सूरज बना देता था पहाड़ से निकलता हुआ। बस जो सबका। एनीवेज, एनीवेज तो ये आपके ऊपर है। पैराग्राफ में भी चलेगा, बुलेट्स में भी चलेगा, मिक्स करके भी चलेगा, जो भी एज लॉन्ग एज यू आर एड्रेसिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। और अपने जो है थोड़ा सा स्ट्रक्चरिंग दिख रही है, ठीक। और ये भी है कि यार इसके अलावा एक पॉइंट और मुझे जो रिकॉल हो रहा था, फ्लो चार्ट्स ये सब हो गया। मेंस में मेरे ख्याल से इतना, हाँ नोवल क्वेश्चंस, हाँ। तो मॉक्स में जब भी नए क्वेश्चंस आते हैं ना, उनसे घबराना नहीं है। जो भी दिमाग हाँ में आता है ना उसमें लिख डालो उन सवालों के। हाँ, 2 पॉइंट डिस्कस करना है। एक तो पहले मैं नोवल क्वेश्चन मतलब नए क्वेश्चंस में यही है, जब भी आए ना जो भी कीवर्ड आपको पढ़ने में आ रहा, पहले नए क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ लेना चाहिए कि लिखा क्या है भैया, ये लिखा है तो ठीक है, तो चलो पढ़ डाला, ठीक। जो भी कीवर्ड समझ में आए उससे स्टार्ट कर दो। तो जैसे अपना जो फॉर्मेट रहता है इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, आप उसको फॉलो कर सकते हो। मैं जनरली ये करता था, अगर मान लो मेरे पास एग्जाम में आखिरी में 8 मिनट बचे, 2 सवाल लिखने, अब मैं क्या करता था, इंट्रो लिख दिया, पेज के आखिरी में कंक्लूजन लिख दिया। अब जो है एग्जामिनर जब तक कॉपी ना छीने बॉडी लिखते रहता था। ऐसे करके 2 क्वेश्चन में कर दिया। तो ये 2 क्वेश्चन बचे, मैं मानता था इंट्रो बॉडी कंक्लूजन सब में मार्क्स है, तो मैं बॉडी ज्यादा नहीं लिखूंगा, अपना पहले इंट्रो लिख दिया, कंक्लूजन लिख दिया। अगर 15 नंबर का है, 10 नंबर जनरली मैं लास्ट के लिए बताता था। ये भी मैं एस्पेक्ट कवर करता हूँ। पेन पेपर होता तो जॉब इजी हो जाता। सो एक सेकंड, मैं जरा पेन पेपर ले लेता हूँ, हाँ हाँ चीजें जी। मुझे डिस्कस करनी है। तो फर्स्ट जो है कि यार फर्स्ट जो है वाले क्वेश्चंस में, नए क्वेश्चंस में घबराना नहीं है, वो सबके लिए नए हैं, सबके लिए यूनिक है। यहाँ पे वो लोग देखेंगे कि कौन पर्सन अपना दिमाग लगाता है, कौन जो है थोड़ा सा क्लोज है एटलीस्ट रियल उसके। एक सेकंड, रियल जो जो भी आप वो पूछना चाह रहे हैं, अगर उसके हल्का सा भी आप क्लोज है तो विल डू द जॉब। तो यहाँ पे वो लोग आपका इनोवेटिव माइंड और आपका आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग देखना चाहता, तो टेंशन लेने का नहीं है। यहाँ पे अपना जो भी पूछ रहा है सबके लिए टफ था यार, ये मान लो, ठीक है। अगर नहीं आता तो बहुतों को नहीं आता होगा, बट यहाँ पे जो भी दिखा दिया हल्का फुल्का, तो उसमें अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो इसीलिए अब देखो मैं क्या करता था, पहले तो नोवल क्वेश्चंस का मैंने डील कर दिया। तो उसमें जो भी दिमाग में आ रहा, कीवर्ड आ रहा, 2 बार पढ़ो क्वेश्चन को, क्वेश्चन सीट अलग से भी मिलता है, उसी में पढ़ सकते हो जो भी मिले। तो नोवल क्वेश्चन में 2 3 बार क्वेश्चन को पढ़ो, जो कीवर्ड आ रहा लिख डालो। और जो मैंने दूसरा बताया आईबीसी फॉर्मेट में फॉलो करता था, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है ना, तो उसी का आईबीसी इधर भी ले आओ। तो इंसॉल्वेंट मतलब ये यहाँ से बच जाओगे इंसॉल्वेंट होने से। तो तो आईबीसी मतलब यहाँ पे इंट्रो में जो भी लिख दिया, 1 2 लाइन कीवर्ड्स को डिफाइन कर दिया, अगर लग रहा है तो डेटा दे दिया, जैसा मृणाल सर बताते हैं डिफाइन ओरिजिन डेटा।
कुछ भी कर दो। उसके बाद बॉडी में जो लिखना लिख डालो, जो भी क्वेश्चन का डिमांड है। फिर कंक्लूजन में जो भी कुछ फ्यूचर, कंक्लूजन जो है वो फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, कुछ बढ़िया आउटलुक दिखना चाहिए कि हम ये करेंगे, डबल कर देंगे फार्मल इनकम, अगर हम ये सारे स्टेप्स ले तो। और बॉडी में एक चीज हमेशा याद रखना, अगर क्वेश्चन में पूछे चाहे ना पूछे, अगर आपको लग रहा है GS2 या GS3 में सॉल्यूशंस हमेशा देना चाहिए। क्रिटिसाइज कम करो, जो भी करो, बट यू शुड ऑलवेज बी सोल्यूशन गिवर। यही ब्यूरोक्रेसी का काम है, यही सिविल सर्वेंट का काम है। आप जर्नलिस्ट नहीं हो कि सिर्फ समस्याएं गिनाओगे, समस्याएं तो हाँ कोई भी गिना दे। सॉल्यूशन मेरा एग्जैक्टली। हमेशा एडवाइस होता, पूछे ना पूछे तीर धनुष बना के बना दो सॉल्यूशन, या जो भी ऐसे 5 पॉइंट लिख के, कैपेसिटी बिल्डिंग ही लिख के आ जाओ, अवेयरनेस जनरेशन ही लिख के आ जाओ, इट डजंट मैटर, लिख के आओ होलिस्टिक यार। अप्रोच ये सब। हाँ, कुछ लिख दो जो मन में आ रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉलो करना चाहिए, पॉलिटिकल विल लिख दो, नहीं आ रहा समझ में तो, बट एटलीस्ट यार सॉल्यूशन दे के आओ, ठीक है, तो दिस विल डू द जॉब। और हर आंसर में एक ही नहीं लिखना, थोड़ा डाइवर्सिटी दिखे कि एग्जामिनर बोर ना हो जाए। रोज दाल चावल किसी को खिला नहीं सकते, हर दिन थोड़ा वैरायटी भी चाहिए। तो दैट्स वेयर, तो इससे जो है बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस डाइट जैसे जरूरत है ना, वैसे बैलेंस आंसर्स भी रहे, बैलेंस इन दैट क्वेश्चन और सब में रहे। तो थोड़ा बहुत अलग अलग करते रहो अपने, जो इसीलिए जो है फ्रेश दिमाग रहेगा तो इनोवेशन भी बढ़िया आता है। इसीलिए लिबर्टी जो है लीड्स टू इनोवेशन, यही यूएसए का मॉडल है, जहाँ पे मतलब माइंड्स को फ्री छोड़ देते ना, तो देखो ना कितना बढ़िया करते हैं। तो इंडिया में भी तो यही होता है, आईआईटीज या प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में माइंड्स फ्री छोड़ दिए जाते हैं, तो वो अच्छा करके चले जाते हैं। जितना रिस्ट्रिक्ट तो करोगे उतना नहीं डेवलप उतना होगा। उतना हाँ। तो हेयर कम्स कि अपने ब्रेन जो है मशीन की तरह याद रखना है, उसको प्रॉपर रेस्ट देना है डेली, और वीकली टारगेट्स कंप्लीट करिए और चिल मारिए। जो भी आपका हॉबीज है वो अपना चिल करो। 15 मिनट बैडमिंटन ही खेलो, बट शुड नॉट ओवरडू कि 2 घंटे बैडमिंटन खेल डाला। 15-20 मिनट, आधा घंटे जो भी ब्रेक लेना ले डालो। और पोमोडोरो टेक्निक भी मैंने बता रखा है, उसमें आप देख सकते हैं लिंक। तो ये हो गया एक तो नोवल क्वेश्चंस को डील करने का, और इंट्रो बॉडी कंक्लूजन मैंने फॉर्मेट बता दिया। जैसे मान लो एग्जाम में 6 मिनट बचे, तो आप भाई कैसे लिखोगे? कुछ नहीं करना है, पहला क्वेश्चन का इंट्रो लिख दिया, कंक्लूजन लिख दिया, बॉडी का अब दूसरे क्वेश्चन का भी इंट्रो लिख दिया, कंक्लूजन लिख दिया, आप बॉडी बीच में भर रहे हैं, ठीक है, जब तक एग्जामिनर कॉपी ना छीन ले। ठीक है, तो ऐसे मान लो एक पेज में ही आंसर आया, ठीक है, बट एटलीस्ट इंट्रो बॉडी कंक्लूजन तो है। एग्जामिनर समझ जाएगा ये बंदा बहुत होशियार है, इससे कॉपी छीना जा रहा था। बट होशियारी है इसके पास की हाथ पैर मार के लिख दिया। ठीक करेक्ट है, तो दे विल करेक्ट। रिस्पेक्ट इट। ठीक है, तो यहाँ पे आप बच जाओगे। तो इसीलिए अब मैं बता दूं टाइम मैनेजमेंट 3 घंटे में मैं कैसे टेस्ट लिखता था, व्हाट आई यूज्ड टू डू। 2 मिनट जो है अपन को मिलते हैं क्वेश्चंस पढ़ने के, 2 मिनट पहले कॉपी मिल जाएगा। अगर 9 बजे एग्जाम है तो 8:58 तक या 8:56 तक भी कुछ कुछ जगह मिल जाएगा। शुरू के देखो मेरा पर्पस रहता था, प्रयास रहता था, ट्राई एफर्ट क्या है, 15 नंबर तो एक भी नहीं छोड़ूंगा, आए चाहे ना आए, पन्ने तो भर के जाएंगे जो, क्योंकि इतना नॉलेज अपन गेन कर चुके हैं, कुछ ना कुछ तो हाथ पैर चला ही देंगे जो भी करोगे। कुछ कुछ जो मन में आया लिख डालो। ऐसे कुछ नहीं पता डॉक्ट्राइन ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी, नहीं पता फेडरलिज्म पे लिख के, फेडरल सुप्रीमेसी जो तो भी दिमाग में लिख आ रहा के लिख आना डालो। ही है। डॉक्ट्राइन ऑफ जो भी आ गया यार, अपन कोहेलो केस नहीं आ रहा, फिर जुडिशियल वो दिखा दिया इंडिपेंडेंस, जुडिशियल हाँ इंडिपेंडेंस लिखना चालू कर बस। दिया। तो यहाँ पे आईआर कोहेलो केस में जो मन में आया हाँ लिख हाँ के हाँ, इट ये वाज शायद 2019-18 ऐसा कुछ तो था, लेकिन आया 18-17 था में आया एकदम था, बीच में आ आया गया था था कि एग्जैक्टली। आईआर कोहेलो केस। अब 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, व्हाट आर द सेक्शंस या अमेंडमेंट्स इन 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट व्हिच लीड्स टू फ्रिक्शन बिटवीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर और सेंटर। तो अब ये नहीं मतलब, पता यार, जो मन में आ रहा तो लिख भी डालो, इसको बीच में लिख डालो, दिल्ली केस लिख लिख के। डालो। तो करेक्ट हाँ, करेक्ट। जो भी मन आ रहा है, ठीक है, बस थोड़ा सा मतलब वो मतलब कोशिश करो कि जो सिलेबस और पीवाईक्यू से इसीलिए आंसर मिलता है। पीवाईक्यूज इस पे आए होंगे, क्यों पूछा यार कोहेलो को, क्योंकि केशवानंद भारती केस, जो उसको मैं केबीसी बोल रहा हूँ, 24 अप्रैल 1973 का जो जजमेंट है, जिसमें 7:6 का वर्डिक्ट था, 13 के 13 सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठ गए थे, और केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति पे 1 करोड़ का सवाल पूछा गया था। तो केशवानंद भारती केस इसलिए यूपीएससी को मजा आता है, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट हियरिंग इसी में हुई थी पूरी पूरी इंडिया के हिस्ट्री में। और बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट भी बेसिक फीचर डॉक्ट्रिन को यूज करती है, और यहीं पे जो है सुप्रीम कोर्ट हमारा सुप्रीम बन जाता है बेसिक फीचर को यूज करके। 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके अंदर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाया गया था, तो उसको भी कैसे नलीफाई किया था, बेसिक फीचर को यूज करके। केशवानंद भारती केस को कोर्ट करेंगे, खत्म। सो हियर इज द ब्रह्मास्त्र। तो ये ब्रह्मास्त्र जो है सुप्रीम कोर्ट भी यूज करती है, यही जो है यूपीएससी को बहुत मजा आता है। इसीलिए कोहेलो केस का फॉलो अप, ये क्या है, केशवानंद भारती केस का ही फॉलो अप है कोहेलो केस। तो दैट्स एग्जैक्टली। वाई बेसिक फीचर के लिए एक अलग चैप्टर भी डेडिकेट किया लक्ष्मीकांत ने। तो यहाँ पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट केस यूपीएससी एस्पायरेंट के लिए, तो वो है केशवानंद भारती केस। इसके अलावा जो भी आप केस पढ़िए, अपना पढ़ते रहिए, चिल्ल। तो अब मैं जो आता हूँ 3 घंटे में टेस्ट कैसे लिखता था। तो शुरू के जो 2 मिनट है, मान लो 8:58 पे कॉपी मिल गया, शुरू के 2 मिनट में, मतलब पहले तो मैंने दिमाग में अपना फिक्स है कि भाई 15 नंबर छोड़ना ही नहीं है, तो 10 नंबर अगर छोड़ना हुआ तो 10 नंबर छोड़ेंगे। तो इसीलिए शुरू के 2 मिनट जो है आखिरी के लिए बचा रहे हैं, मतलब जो आखिरी में जो पेपर छीना जाएगा ना, तो कौन से सवाल छोड़ेंगे वो शुरू के 2 मिनट में। तो शुरू के 2 मिनट में 10 नंबर वाले सारे पढ़ डाले,
उसमें से 2 या 3 इनसर्कल करके लिख लिए कि अगर जब छूटने पाएगा पेपर तो इनको छोड़ूंगा, इससे नहीं आता। तो चलो रख लिया। अब जो है मान लो अगर और टाइम बचा तो 15 नंबर 10 नंबर पर डाला, अगर और थोड़ा टाइम है 15 नंबर भी पर डाला। अब जो है आता है नंबर्स का गेम। 2 नंबर है 11 और 7, दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, ये याद रखे। अब क्यों 11 और 7 बता रहा हूँ, ये रहा आंसर। 15 नंबर के 10 सवाल होंगे तो 11 गुना 10 कीजिए 110 मिनट, और 10 नंबर के 10 सवाल है 7 गुना 10 70 मिनट, दोनों मिला दीजिए 180 मिनट, तो इसमें पेपर खत्म होगा। तो मेरा जो प्रयास रहता था 9 बजे जो है जैसे ही, या 2 बजे जब जैसे ही पेपर मिला 15 नंबर का जो भी सवाल है 11वें या जिससे भी 11 में, एक्चुअली 11 से चालू करता ताकि जो है कंफ्यूजन ना रहे। तो 11वां क्वेश्चन से चालू किया, खट 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 3 पेज भर डाला, और पहला ही क्वेश्चन से एकदम अपन को यहाँ पे पहले ही क्वेश्चन से तेज भागना। लोग पहला क्वेश्चन में 14-15 मिनट लगा देते, नहीं 11 के 11 मिनट में। और ये कैसे लिख पाओगे 11 मिनट में? प्रैक्टिस जब करके आओगे। तो मॉक में मॉक्स में जब पहला ही क्वेश्चन जो है उसी में एकदम हाथ तेज चलने चाहिए। ठीक है, ये ठंड वंड कुछ नहीं है। हम लोगों ने भी इस बार ठंड में ही पेपर दिया था, ठंडी ठंडी हवाएं भी मेरे रूम में आ रही थी। मैं नंबर 2 पे था गेट के पास, तो मेरे सामने एक बंदी थी, वो दिन भर वो मतलब पूरे कॉपी में अपना वो दरवाजा ही बंद करते रहती थी, बिकॉज कोई ना कोई आते जाते रहता था, और ठंडी ठंडी हवाएं भी थी। स्टिल इट डजंट मैटर, जब विल हो जाएगा ना तो कुछ मैटर नहीं करेगा। 3 घंटे में समझ में भी नहीं आता है वो क्या चल रहा है क्या हाँ, नहीं चल रहा बिल्कुल सब भूल जाते हैं अपन, कुछ याद भी नहीं रहता। ठीक है, अपन को याद भी नहीं रहता कि इस क्वेश्चन में क्या लिखा, क्वेश्चन भी याद नहीं रहता, छोड़ दो वो सब। मुझे भी अब भी याद नहीं है क्या क्या क्वेश्चन थे। 2019 का याद रहता, 20 का याद नहीं रहता। 19 का इसलिए याद रहता 2020 में जो एनालाइज किया था उनकी भाई की उसको। है। अब हाँ 20 का इसलिए याद नहीं रहता, 21 का अटेम्प्ट देता तो शायद याद रहता। तो एनीवेज, तो पर्पस ये 11 और 7 का नंबर है, तो 15 नंबर वाले 11 मिनट में करते जाओ, मतलब इट्स टेंटेटिव। तो ट्राई करो 110 मिनट में 15 नंबर के 10 सवाल लिख डालो। कभी कभी 115 मिनट भी लग सकते हैं, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब अगर 115 लगा तो 65 मिनट्स बचे आपके 10 नंबर वाले सवाल। यहाँ पे समझ जाना आखिरी में अब गेम होने वाला, आखिरी में 10 मिनट बचेंगे 2 सवाल, 2 क्योंकि जैसे सवाल। जैसे 7 मिनट का रूल ब्रेक होता है ना, समझ जाओ आखिरी में होने वाला कुछ। तो इसीलिए जो है शुरू में जो अपन प्रिपेयर करके रखे थे 2-3 सवाल जिनको आखिरी में करेंगे, तो उनको जो है बाद में करना है। तो यहाँ पे जो भी मान लो अगर आपने 110 मिनट में कर लिया, ये तब कर पाओगे जब प्रैक्टिस करके आएंगे 110 मिनट का उधर भी। हाँ यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली नहीं हो जाएगा, चमत्कार होता नहीं है डायरेक्टली नहीं इन नहीं। जनरल। ठीक है, तो इसीलिए मॉक्स में प्रैक्टिस करके आओ। 110 मिनट में 15 नंबर के 10 सवाल लिख डालो, जो मन में आ रहा। अगर नहीं आ रहा सवाल समझ में, जो मन में आ रहा कीवर्ड फीवर्ड जो दिखा धुआंधार लिख डालो। आईपीसी फॉर्मेट यूज करो, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन। ठीक है, इंट्रो में 2-3 लाइनें डिफाइन कर दो, ओरिजिन बता दो, क्यों ये पूछा गया कि रिसेंटली दिस वाज इन न्यूज, इसीलिए शायद पूछा है तुम लोगों ने क्वेश्चन। यूएफए में अमेंडमेंट, रिसेंटली देयर वर सर्टेन एलिगेशंस बाय दिस। समझ गया कि उनको समझ में आ रहा है कि पूछा क्यों है। या डिफाइन ही कर दो टर्म को, अगर आ गया कि भाई ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन, डिफाइन ही कर दो ग्लोबलाइजेशन को। करेक्ट करेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ करेक्ट। दिस इकोनॉमी या इंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड से डोमेस्टिक वाला, इस तरह से जो भी। और डेफिनेशन जितना सिंपल हो ना उतना अच्छा। एग्जामिनर चाहता है कि आप सिंपल शब्दों में लिखो, ऐसे भारी भरकम डेफिनेशन ना लिखो, चबा चबा के डेफिनेशन जो लोग याद करते हैं, वो दैट डजंट वर्क। ठीक है, तो इसीलिए जो दिमाग में आता, जो भी समझ में आता, डिफाइन खुद ही क्रिएट कर दो डेफिनेशन, जो आपको समझ में आ रहा है क्रिएट इट, एज सिंपल एज दैट। तो उस तरह से डेफिनेट डिफाइन कर दो। वो चाहते भी नहीं है कि स्टैंडर्ड बुक्स में जो लिखा हुआ ही हमें चाहिए, दे वांट कि भाई क्रिएटिविटी दिखे बंदे के। नोवा जब एडमिनिस्ट्रेशन में आओगे तब क्या होगा? तो हाँ रूल बुक हाँ हमेशा नहीं होगा ना, रूल बुक में बहुत बार नहीं भी फॉलो कर पाते, बहुत बार पता ही नहीं होता रूल बुक नहीं है, बट एटलीस्ट वैल्यूज अच्छे होना तो रूल बुक फॉलो भी हो जाएगा। एग्जैक्टली। रूल बुक का जो है लेटर वो इंपॉर्टेंट नहीं है, रूल बुक का स्पिरिट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके हाँ पास स्पिरिट पहले से ही है ना, जो भाव है वो आपको पहले से ही पता है, तो आप जो शब्दों को तो आप सही बोल ही लोगे। तो ये वाली चीज जो है यहाँ पे भी है। तो अगर आपके भाव अच्छे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो आप केस अच्छे स्टडीज में आंसर भी लिखे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो मार्क्स एग्जैक्टली, मिलते ही नहीं है। मिलते नहीं है। यू हैव टू शो कि आपका जो स्पिरिट है वो दिखना चाहिए वहां पे। हम्म। तो मैंने बता दिया। तो 15 नंबर वाले 11-11 मिनट में लिखिए। 110 मिनट में अगर आप मॉक्स में करके आओगे यहाँ पे भी कर लोगे। ठीक है, अगर 115 मिनट लगे तो भी कोई बात नहीं, 65 मिनट्स बचे या 70 मिनट जो भी बचे, अब जो है 10-10 नंबर लिखना चालू कर। अगर 70 मिनट्स बचे तो आप तो गेम में पूरा बढ़िया चल रहे हो, एकदम बढ़िया, रेस भी अच्छा भाग रहे हैं। अगर नहीं है 60, अगर मान लो 120 मिनट ही लग गए, कोई बात नहीं, 60 मिनट में अपन को लिखना है, धुआंधार लिखते जाओ। उसके बाद आखिरी में 3 सवाल बचे, सपोज 3 सवाल 12 मिनट। अब 4-4 मिनट पर 10 क्वेश्चन के बचे, कुछ नहीं, इंट्रो लिख दो, कंक्लूजन लिख दो, इंट्रो लिख दो, कंक्लूजन लिख दो, तीनों सवाल में। अब भर के बॉडी लिखना चालू करो। ठीक है, जब तक कॉपी ना छिन जाए। ठीक है, बस खत्म। तो इस तरह से जो है 3 घंटे में आपका पेपर दिखेगा, एग्जामिनर समझ जाएगा ये बंदा जो है मैनेज करने जानता है चीजों से, तूफानों से कश्ती निकालने आता है इसको। ठीक है, सो सही दैट्स है। वेयर जो है यहाँ से आप 3 घंटे में इस तरह से पेपर कंप्लीट कर सकते हो। ये एक तरीका है करने का। और भी बराबर। तरीके होंगे, बाकी टॉपर स्टॉक में आप दे सकते हो। ये मैं और हमारे जो पूरा आईआईटी के जो जनता है, हम लोग यही वाला फॉर्मेट में काम करने लग गए थे। नहीं तो इनफैक्ट मतलब जो फर्स्ट मेन सेकंड मेंस में यही डेवलप होता है, मतलब
क्या पहले जो हम कंटेंट पे ध्यान देते हैं, फिर बाद में समझ जाता है कंटेंट इज नॉट द किंग, यस किंग इज द यस। अप्रोच, इज द हम्म स्ट्रेटेजी, हम्म। प्रेजेंटेशन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे हाँ, एक सवाल पे मैं एक्चुअली पहले था कि जिन लोगों का प्रीलिम्स हो गया और जिन लोगों ने प्रीलिम्स स्पेसिफिक की तैयारी की थी उनको क्या करना है। अब मैंने आंसर राइटिंग का तो कर दिया, मेन क्रक्स ऑफ द मैटर बता दिया। टॉपर्स के कॉपीज देखो, अपना स्टाइल चुनो और लिखना चालू करो। धीरे धीरे पहले स्ट्रक्चरिंग पे, बाद में टाइम पे ध्यान दो। दिस इज द अल्टीमेट आंसर, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अब मैं आता हूँ दो कैटेगरी के लोग। एक तो जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ उनको तो एड्रेस कर दिया, टेक ब्रेक एंड प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स मींस कंबाइंड। और जब प्रीलिम्स अप्रोच करेगा 4 महीने पहले प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव, ये हो गया कैटेगरी नंबर 1 जिनका बराबर। प्रीलिम्स नहीं हुआ। और कैटेगरी नंबर 2 जिनका प्रीलिम्स हुआ है लेकिन वो प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव पढ़ रहे थे, अब उनको पता हम्म। नहीं मींस में करे तो करे क्या, कुछ नहीं करना, प्लग द लो हैंगिंग फ्रूट्स जो मैं कह रहा था। तो जीएस 4 पे ध्यान देना है, ठीक है। इसके अलावा जो है प्रीलिम्स में जो पढ़ा वो काम आएगा, जीएस 1 जो है प्रीलिम्स का GS1 मटेरियल यहाँ पे काम आता है। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी में हाँ, काम आ जाए। जीएस 2 भी काम आ जाएगा, पॉलिटी तो पॉलिटी काम आएगा, काम आएगा। सोशल जस्टिस भी इजी है, काम आईआर आएगा। का बस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जीएस यस 1 यस। हो गया, जीएस 2 हो गया, जीएस 4 हो गया, और एसए पे ध्यान दे दो और अपना ऑप्शन ले लो, ठीक है। अब इसके बाद जीएस 3 जो बच गया, इसके अंदर भी मैं बता देता हूँ कहाँ पे हिट करना है, इंटरनल सिक्योरिटी पे हिट करना है, ये इजी रहता है। इसके सवाल जो है आते, इसीलिए सबसे पहले जब भी जीएस 3 का पेपर होता है तो सबसे पहले इंटरनल सिक्योरिटी को रिवाइज करना चाहिए, इजी आता है यार वो। लेफ्ट विंग हाँ, एक्सट्रीमिज्म पूछेंगे, ये पूछेंगे, दिस ठीक है, टॉपिक साइबर सिलेबस का सिक्योरिटी हर इस पे क्वेश्चन आता ही है, साइबर सिक्योरिटी आता पे ही है, हर साल पूछा ही जा रहा आना है है ना, वो। बस। बस। तो दैट्स द आंसर। और यहाँ पे पीवाईक्यूज भी काम में आएगा, जब बैंकिंग हाँ। लोग मेंस के लिए भी पढ़ के जाते हैं, जबकि मेंस में तो सिलेबस या पीवाईक्यूज में तो मैंने देखा ही नहीं है बैंकिंग, खत्म हो गई बात। वो प्रीलिम्स में आता है, मेंस में तो काट देते पत्ता। तो यहाँ पे हम्म। पीवाईक्यूज आ गया, आंसर रियल मीनिंग पता चल गया। तो यहाँ पे बच जाओगे लोग। बैंकिंग को यूज करते हैं, डायरेक्ट सवाल नहीं आएगा बैंकिंग के, आप एनपीए वेनपीए आप आंसर्स में यूज करोगे, दैट्स वेयर अंडरस्टैंडिंग कम्स। बट डायरेक्टली जब एग्जैक्टली। प्रायोरिटाइज, जब रिवाइज करना तो उनको रिवाइज पहले करेंगे जिनमें पीवाईक्यूज ज्यादा है, तो इश्यूज इसीलिए बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, नॉट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट। तो इसमें जीएस 3 में इसीलिए सबसे पहले अपना इंटरनल सिक्योरिटी रिवाइज किया, बाकी जो भी आपको करना है। और एक चीज और बताता हूँ, इन्वायरमेंट जो है जीएस 3 में भी है और जीएस 1 में भी है, लेकिन पूछते वो लोग होशियार है, जीएस 1 में पूछते हैं। तो इसीलिए जीएस 1 वाले दिन जब होता है, जब एसए खत्म होता है, तो उस दिन इन्वायरमेंट की भी मैगजीन या जो भी है रिवाइज करके पढ़ना जाना, चाहिए। अगले दिन इन्वायरमेंट के सवाल दिख जाएंगे। तो यहाँ पे पीवाईक्यूज काम आता है। मैंने ये कैसे बताया हम्म। पीवाईक्यूज से, वरना लोग जो है क्लूलेस रहते हैं कि भाई इन्वायरमेंट तो जीएस 3 में लिखा है, अरे यार और फिर इन्वायरमेंट यूपीएससी ज्योग्राफी भी को तो है। बेवकूफ बनाना चालू कर देते हैं यार, यूपीएससी कुछ भी। हाँ, एग्जैक्टली कुछ भी exactly. नहीं, पीवाईक्यूज देखो यार, रियल आंसर उसका इन्वायरमेंट ज्योग्राफी भी तो है उधर, चेंजेस एंड हम्म। रिसोर्सेस में आ जाता है ना वो चीज, रिसोर्सेस में आ जाता रिसोर्सेस में है, आ बिल्कुल गया, बस बिल्कुल। खत्म। और ये मृणाल सर ने दिखा रखा है, तो इसीलिए मृणाल सर के एनालिसिस में आपको दिख जाएगा सबसे कि कैसे बेस्ट। ये सिलेबस एग्जैक्टली। खत्म हो गया। और फ्रीली अवेलेबल है, इसीलिए मैं बता भी रहा हूँ, mrunal.org, अन अकेडमी पे जाने की जरूरत नहीं है, mrunal.org पे मिल जाएगा डायरेक्ट। तो इट्स वेयर कम्स इन। तो इस तरह से अपना जीएस 4 पे ध्यान दीजिए, एथिक्स पे। एथिक्स पे मैंने बता दिया कि वही लोगों के, वही जो सिंपल आंसर है आंसर राइटिंग का, लोगों के कॉपीज देखिए और सीखिए। तो एथिक्स में एक चीज पता होना चाहिए, जो भी कीवर्ड्स दिए हैं सिलेबस में सबका डेफिनेशन इन सिंपल टर्म्स जो आप रिपीट करोगे, सिंपल। और दूसरा एग्जाम्पल इक्का दुक्का, एम्पैथी के एग्जाम्पल महात्मा गांधी का ही लिख दिया, ठीक है। हाँ। जो भी हो गया कि एटीट्यूड जो है, जिनका जिनका अच्छा था, महात्मा गांधी जी, जिसका भी ऐसे लीडर, अच्छा बुरा सब पता होना चाहिए, एक 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 एक। एग्जैक्टली। और एप्टीट्यूड, जिसका एटीट्यूड खराब है लेकिन एप्टीट्यूड अच्छा है, ओसामा बिन लादेन, ठीक है। हाँ। एटीट्यूड तो है बहुत खराब, एप्टीट्यूड तो बहुत तगड़ा था, इंजीनियर था और बराबर। ना जाने क्या क्या। तो या फिर कोई न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो है, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स को यूज कर रहे हैं ह्यूमैनिटी के एग्जैक्टली। खिलाफ, और एक तरफ न्यूक्लियर एनर्जी भी है जो लोगों के जीवन में रोशनी लाएगा। हाँ। तो दैट्स वेयर इलेक्ट्रिसिटी कम्स इन, बिजली जो है लोगों के जीवन में रोशनी भी लाता है और झटका भी देता है। तो हमें जो है जीवन में रोशनी लाना चाहिए, रेदर देन झटका तो कभी कभार देना है। और कोई भी अभी मैं वो, और पीवाई क्यू जैसे आप बोल रहे हो, वो गांधी जी के 7 सीन में से हर सीन कहीं ना कहीं तो यूज में ही आ जाता है। एग्जैक्टली। तो 7 पीवाईक्यूज में अगर 7 सिन पूछा तो मेंस के आंसर्स में 7 सिन लिखना चालू आना कर ही दो, चाहिए, हाँ। लिखना चालू कर दो, खत्म। मैं तो तो देखा, ये आंसर मिल गया पीवाईक्यूज में। मैं तो काफी बार, मतलब मेरा 18 में मेरा जो देखा ना, वो जी जी उसके पहले के बहुत हेल्प हो जाते हैं, कोट्स जी यूज जी। में आ जाते हैं, विवेकानंद के एग्जैक्टली कोट। एग्जैक्टली। और वो केस जो पूछता है यार, कोहेलो केस ही कोट कर दो, खत्म बात। बस। जो उन्होंने एग्जैक्टली पीवाईक्यूज में पूछा वो यहाँ पे यूज बस। कर दो ना यार, क्वेश्चन को ही आंसर बना दो। एक करेक्ट बार वो करेक्ट। पूछ लेता यार, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, वो वाला लैंग्वेज ट्रांसलेशन वाला, तो वो पहले भी पूछ रखा था, फिर ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रिजर्व करने के लिए क्या कर रहे हैं। तो ये अच्छा। इस तरह से पीवाईक्यू मैच वो करता है। टीकेडीएल शायद, ट्रेडिशनल नॉलेज। टीकेडीएल, हाँ, टीकेडीएल था, एक्चुअली हाँ टीकेडीएल। हाँ। और फिर एक सवाल आया कि भाई ट्रेडिशनल नॉलेज इनको प्रिजर्व करने के लिए क्या करिए गवर्नमेंट, लिख तो वो दो। आंसर जो पीवाईक्यूज में था, खत्म। तो दैट्स वेयर पीवाईक्यूज आंसर। ऐसे और भी है,
कि हिमालयास पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, फिर अगले बार भी हिमालयास पे पूछा कि इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन इकोसिस्टम। हाँ। अब इस पे जो है सवाल हिमालयास पे आ चुका था पहले, वहां का अगर आंसर पता था तो यहाँ पे एग्जांपल में हिमालयास दे दो, उनको हिट और कर जाता इनफैक्ट बुलसाई। मैं अभी देख रहा हूँ जो अगर 18 19 20 के एग्रीकल्चर के कुछ क्वेश्चन, अभी इस बार पर्माकल्चर डालो मेंस में, यस, एग्रीकल्चर में अगर सॉल्यूशन में एग्जैक्टली आ रहे तो एग्जैक्टली, तो प्रीलिम्स का भी नॉलेज इधर यूज कर दो, तो इसीलिए एग्जैक्टली सब कुछ फ्लेक्सिबल है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पे आ गया तो लिख दो 64 योगिनी लिख दो, टेम्पल के बारे में भी थोड़ा सा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो दिस इज वेयर द आंसर। तो इसीलिए जो है पीवाईक्यू सबसे टॉप पे, रियल मीनिंग और सबसे जो जो ब्रह्मास्त्र है वो पीवाईक्यू, उसको यूज कीजिए खटाखट। और मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बता दिया, कॉन्स्टिट्यूशन जहां मन करे, एसए में मिल करे, GS4 GS3 GS2 GS1, इंटरव्यू, रियल लाइफ, हर जगह यूज कर दो, सब खत्म हो जाते हैं यहाँ पे। पूरा डेमोक्रेसी चल रहा है, इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इस पे चल रहा है, तो हम लोग क्या ही चीज है। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। अब आते हैं, मैंने कहा लो हैंगिंग फ्रूट GS4, GS1 आप क्योंकि प्रीलिम्स आप क्लियर करके आओ तो GS1 काफी पता होगा, सोसाइटी बस नया पढ़ना और कुछ कुछ और है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान ना दो तो बेहतर होगा, क्योंकि वर्ल्ड हाँ हिस्ट्री हाँ, सवाल कम आ रहे हैं। उसको बस कीवर्ड्स पढ़ लीजिए, कोलोनिज्म, मतलब नॉर्मन कोलोनियलिज्म, लुइस वगैरह पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, यस। वेस्ट ऑफ एफर्ट्स। हाँ, मे बी आप कहीं से भी आप पढ़ लो, बस कीवर्ड्स जो भी दिए ना सिलेबस के वो पढ़ हाँ, लो, कोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन, इंडस्ट्रियल डीकोलोनाइजेशन, रेवोल्यूशन, करेक्ट अमेरिकन करेक्ट। रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब इन पे पीवाईक्यूज देखो और सिलेबस देखो तो वर्ल्ड हिस्ट्री उसी से तैयार कर लो, रेदर देन इजराइल फलस्तीन का पूरा क्रोनोलॉजी रट रहे हैं बैठ के, नहीं काम आएगा। करेक्ट। किसी को याद नहीं रहता, इजराइल और फलस्तीन के शायद पीएम को भी याद नहीं रहता होगा। तो हमें क्या याद रहेगा। एनीवेज, GS4 में आ गया, उसके बाद GS1 हो गया, GS2 क्योंकि पॉलिटी में आपने पढ़ रखा है, यहाँ काम आ जाएगा, सोशल जस्टिस की स्कीम्स होते हैं, IR का मैगजीन, या जो भी आप पढ़ते हो IR के नोट्स या न्यूज़पेपर, या आपका हो सकता है PSIR ऑप्शनल ही हो, तो इसमें GS2 तो आपका यूं खत्म हो गया। तो इसके बाद जो है अपना एसए हो गया। एसए जो है पहले आप आंसर्स लिखिए मेंस के, फिर एसए लिखना चालू कीजिए, एसए का भी वही आंसर है। हाँ लोगों के आंसर्स देखिए, ऐसे मतलब लोगों के एसेस देखिए, देन अपना स्टाइल चुनिए। मैंने आंसर राइटिंग का दे दिया, कोड ब्रेक यही है। टॉपर्स के देखो, जिनके भी अच्छे मार्क्स थे, बहुत सारे स्टाइल्स देखो, एक स्टाइल चुनो और अपना डॉक्यूमेंट लिख डालो। जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट में बहुत सारे स्टाइल्स है, आप देखो कैलिब्री चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन चाहिए, ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी आंसर है। बहुत सारे टॉपर्स के कॉपीज देखो, जो स्टाइल पसंद में आया लिखना बिल्कुल। चालू कर दो, विल वर्क, क्योंकि हर पर्सन यूनिक है अपने आप में। तो इसीलिए मैं कोई यूनिफॉर्म एडवाइस दे नहीं सकता, मैं बस रास्ते दिखा रहा हूँ। यू हैव टू वॉक द वेज, देन ओनली यू कैन रीच द गोल। जैसे घर जाना हाँ, है, ट्रेन पकड़ना पड़ेगा या प्लेन लेना पड़ेगा, या जो भी बस से जा रहे हो, कार से, तो पकड़ना तो पड़ेगा, रास्ते तो पता है, लेकिन चलना पड़ेगा तभी मंजिल तक पहुंचोगे। करेक्ट करेक्ट। तो ये आंसर हो गया। अब मैंने बता दिया GS4 GS1 GS2 और एसए, इन पे ध्यान दीजिए। और अगर आपने ऑप्शनल तैयार रखा ना, तो ऑप्शनल तो ऑब्वियसली करना ही, उसको तो कभी पीछे नहीं ले सकते, तो इससे आपका काम हो जाएगा। GS3 में इंटरनल सिक्योरिटी पे, फिर बाकी जो टाइम बचा GS3 के बाकी पोर्शन कीजिए। जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, बहुत हम्म। सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैगजीन से आपके करंट हो अफेयर्स जा में नहीं कवर एक। हुआ, तो हाँ, उनके लिए नोट्स बना लो या उनका कुछ पढ़ के जाओ। तो यहाँ पे अगेन कौन काम आया, पीवाईक्यूज। तो आंसर एग्जैक्टली। कैसे आया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। अगेन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता फूड दिया, फूड फूड प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग है, करके जाना, हब एंड स्पोक मॉडल रट लो, बस एक पेज रट दो पेज डालो। का। और क्या, फूड प्रोसेसिंग के क्या चैलेंजेस है, क्या फॉरवर्ड लिंकेज, बैकवर्ड लिंकेजेस क्या है, ये सब पता होना चाहिए। और फूड प्रोसेसिंग वाले GS1 में भी पूछ लेते हैं, इसलिए GS1 हाँ के पेपर देने से पहले फूड प्रोसेसिंग देख के जाना। अब ये कैसे पता चला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आंसर वही मिल गया। तो मैंने बता दिया लो हैंगिंग फ्रूट्स GS4 उनके लिए जिनका प्रीलिम्स जस्ट जस्ट क्लियर हुआ और जिनका मेंस का आइडिया नहीं, GS4 पे ध्यान दीजिए, GS1 पे ध्यान दीजिए, GS2 उसके बाद। और एससे जो है, एससे तब लिखना चालू करना जब मेंस के आपने 20-30 आंसर्स लिख लिया, मे बी एक टेस्ट लिख लिया, 2 टेस्ट, उसके बाद फिर अपना एससे लिखिए। एससे बिल्कुल। में जीएस का ज्ञान यूज कीजिए, कॉमन जो ज्ञान पता है, क्रिकेट का एग्जांपल लिख दो। एससे बहुत फ्लेक्सिबल कीजिए, इसमें जो होना चाहिए फ्लो होना चाहिए आंसर्स में। जैसे जनरल स्टडीज के आंसर में ब्रेक होता है, अभी चैलेंजेस लिखा, अगली लाइन में सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या एग्जैक्टली। होगा, हैविंग सीन दिस चैलेंजेस वी कैन टेक द फॉलोइंग मेजर्स। तो मैं यहाँ पे मतलब ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी आ गया। बोलता हूँ, जो जीएस का पेपर है वो 2.5 घंटे का पिक्चर है, और जो ऐसे वो एक हाँ, सीजन है, एक एक सीजन है, एपिसोड राइट वाइज राइट राइट चेंज हो राइट राइट जाएगा। राइट, कनेक्ट, यस यस, दिस इज द गुड, ये अच्छा है, ये मैं भी आगे दूंगा। तो वो एक मूवी है, मूवी में खट 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 ब्रेक्स आता है। यहाँ बस। पे जो है, यहाँ पे जो है ये एक सीजन्स की तरह चलता है, जैसे कि एक एक कनेक्टेड होगा, तो यू हैव टू हाँ राइट इन पैराग्राफ्स बट कनेक्टेड पैराग्राफ्स। ये आंसर कैसे मिलेगा, लोगों के कॉपीज देखिएगा टॉपर्स के, तो आपको दिखेगा। ठीक है, जैसे ऐसे इतना फ्लेक्सिबल, यहाँ पे कोट्स यूज करते हैं, जो मन में आ रहा है, पोयम लोग हाँ। लिख देते हैं। तो इसीलिए लोगों के देखो कॉपीज, जो भी अच्छा लग रहा है उस स्टाइल में लिखिए, अपना आगे बढ़िए। तो एसए पे ध्यान देना, GS4 GS1 देन GS2 देन GS3। और ऑप्शनल तो ऑब्वियसली है ही, ऑप्शनल जो जितना भी आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन है, ऑप्शनल उस हिसाब से आप प्लेस कर सकते हैं। जैसे अभी जिनका प्रीलिम्स हो गया, मेरा सलाह रहता अभी ऑप्शनल पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ऑप्शनल इनिशियली। पढ़े काफी टाइम हो गया। और हम्म ऑप्शनल के बाद अगर टाइम बचता है तो GS4 पे ध्यान दे सकते हो। उसके हम्म। बाद जब मैगजीन्स या जो भी आ रहा है, फिर GS2 और 3 खुल जाएगा।
फिर GS1 ले लेना, फिर उसके बाद चारों एक साथ चलेंगे, GS 1 2 3 4 और ऑप्शनल। लास्ट वन एक मंथ चीज, चारों एक साथ चलने चाहिए। चारों एक साथ। एक चीज और बोलूंगा, जब भी एसए आता ना, एसए के पेपर फ्राइडे को होगा, तो उससे 4 दिन पहले तक जिनका भी ऑप्शनल मैथ्स है या जो सॉल्व वाले हैं ना, तो 3 4 दिन पहले तक ऑप्शनल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। मतलब एक दो सवाल ही भले करो, मैथ्स के या जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग या जो भी, मतलब ऑप्शनल छूटना नहीं चाहिए, एक दो ही करो, मतलब 1 घंटा ही दे दो टच दिन में, नहीं बट छूटना प्रैक्टिस चाहिए। टच नहीं छूटना चाहिए एसए के 3 4 दिन पहले तक। उसके बाद मतलब ऑब्वियसली आप जीएस तो पढ़ ही रहे हो, दिन में अगर 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 9 घंटे जीएस को दे रहे हो, तो 1 घंटे ऑप्शनल दे देना चाहिए। और एसए के 3 4 दिन पहले, अब 3 4 दिन के पहले तो जैसे ही एसए, अब 3 दिन बाद एसए, तो अपना जो है भी जीएस या एसए जो भी कर रहे हो अपना करते जाओ, खट खट खट। और फिर जो 5 दिन बीच में ब्रेक मिलता है, तो उसमें जिनका भी सॉल्विंग वाला पेपर होता है, मेरा सलाह रहता है पेपर, एक पेपर या दोनों पेपर एक एक दे देना चाहिए 5 दिन के अंदर, पढ़ भी डालो, हाँ और रात में जो है 9 से 12 या सुबह 9 से 12 टेस्ट दे दो, उसके बाद अपना पढ़ो। तो इससे फायदा ये रहेगा, एग्जाम में प्रैक्टिस रहेगी। ठीक है, बराबर तो है इसीलिए बराबर। 5 दिन जो मिलता है ना, उसमें प्रैक्टिस पेपर का भी कर लेना चाहिए ऑप्शनल, क्योंकि ऑप्शनल यार बहुत टाइम से छूटा रहता है, जीएस में हम्म। अलग गेम होता है, ऑप्शनल का थोड़ा सबका अलग अलग वो होता है। तो इस तरह से जो आप अपना ऑप्शनल का भी काम कर सकते हो। ये तो हो गया उनके लिए जिनका प्रीलिम्स हो अच्छा, रहा है। मतलब क्लियर हुआ है, हो रहा है, और उनका मेंस का अच्छा आइडिया नहीं, तो ये मैंने दे दिया। अब उनका जिनका प्रीलिम्स जो है अच्छे से क्लियर हो गया, मेंस भी बहुत अच्छा करके रखे, तो उनके लिए तो भाई पुराने वाले से क्लू लो, जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है उनको तो पिक करना ही है, इसके अलावा जो भी आप इंप्रूवमेंट कर रहे हो कर लो। तो इनका तो आंसर बहुत सिंपल है, जब डिफिकल्ट क्वेश्चन आंसर हो गया तो ये भी आंसर हो गया। तो आप लोग भी वही GS4 GS1 2 में फोकस कीजिए। GS3 आपके पास खुल चुका है, क्योंकि आपने तो अच्छे से तैयारी की है, तो GS3 भी कर लो, और फिर अपना ऑप्शनल जो भी है ये कर लो। तो इनके लिए तो ऑलरेडी पाथ जो है उनको फॉलो कर लो काफी एटलीस्ट, अच्छा है। है ना। तो वेरी सिंपल, लो हैंगिंग फ्रूट्स को हिट करो। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, पीवाईक्यू से कह रहा हूँ, हम लोग ईगो के लिए नहीं जा रहे एग्जाम में, हमें टफ क्वेश्चंस या हम्म। हमें ज्यादा किसी पर्टिकुलर टॉपिक में अच्छा नहीं बना कि हम GS2 में इंडिया के ऑल इंडिया टॉपर बनेंगे, नहीं। हमारा काम है कि एग्जाम में ओवरऑल हमारे अच्छे मार्क्स आ जाए। तो सब पे जो जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है, जहां पे जो है कम मेहनत में ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, उनको करना है। लेजी मतलब यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट बनने की जरूरत है। ठीक है, तो स्मार्टनेस कैसे आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा कि अरे हाँ इस पे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं लेकिन पढ़ना कम है, तो यही करेंगे ना। हाँ। GS4 में तो भैया अपने पास थ्योरी बहुत कम है, पूछ तो वो केस स्टडीज और कोड बेस्ड क्वेश्चन पूछे, और उसमें तो भाई थ्योरी बहुत कम है, तो उसको पढ़ डालो, फटाफट लिख डालोगे। बस GS4 में एक चीज है कि हाँ, GS4 का मैंने कवर नहीं किया था, कितने मिनट्स देना है। तो इसके अंदर वेरी सिंपल रूल है, 15 मिनट हम लोग केस स्टडी को देते थे, 15 15 गुना 6 90 मिनट, अब 90। 90 और 7 मिनट करके 13 सवाल है, 91 मिनट्स होते हैं, वन बराबर। मिनट एडजस्ट कर लेना, मतलब 90 90 इस और तरह से 180 हो एक्चुअली गया। 13 क्वेश्चन में से 13 आते ही नहीं एग्जैक्टली आते exactly, भी तो नहीं है, प्रायोरिटी 11 या 12 को प्रायोरिटी जो करो। मैंने बताया था ना, यहाँ पे भी जो 2 मिनट मिलेगा ना, तो 10 नंबर के वो 2 3 गोले कर लेना जो आखिरी में लिखोगे। तो हाँ। इसके अंदर भी यही होगा, इंट्रो कंक्लूजन लिख के बैठ जाएंगे, 5 मिनट बचे, मुझे 2 सवाल लिखना है, इंट्रो कंक्लूजन लिखा, इंट्रो कंक्लूजन लिखा दोनों। ठीक है अपना, उसके बाद एग्जामिनर जब तक कॉपी ना छीन ले, लिख डालेंगे बॉडी को। ठीक है, तो एग्जामिनर भी समझ जाएगा, होशियार आदमी है, पहले इंट्रो कंक्लूजन लिख के बैठ लिख गया, के बैठ गया। बॉडी बॉडी जो अपना लिख रहा है जब तक इसका कॉपी छीना नहीं गया। तो ये एक बहुत सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह से जो एथिक्स में क्या करना है, GS4 में सबसे पहले हम लोग क्या ट्राई करते थे, केस स्टडी लिख डालते थे 6 15 90 मिनट्स में, कभी 95 मिनट्स भी लग सकते हैं, बट प्रैक्टिस करोगे तो 90 में आ जाएगा, 15 15 मिनट ईच केस स्टडी। ठीक है, रीड एंड राइट दोनों। उसके बाद जो है 13 मिनट, 13 सवाल है तो 7 मिनट्स करके 91 मिनट्स बैठते हैं, 1 मिनट कहीं एडजस्ट हो जाएगा। जैसे सर बता रहे थे कि कुछ सवाल तो आपको आते नहीं, मतलब वहां पे आपका मे बी उस सवाल को 6 मिनट 5 मिनट में कर लेंगे। अगर आप एग्जाम में अब इस तरह से लिखो ना कि एग्जाम में 10 मिनट बचे, 2 सवाल बचे 10 नंबर के, तो समझ जाओ आप अच्छा आंसर लिख रहे हो। 10 मिनट में 2 सवाल लिखे जा सकते हैं, क्योंकि लास्ट में हाथ बहुत तेज चलता है, बहुत तेज चलता है। बहुत तेज चलता है। उस समय आपको खुद ही नहीं पता होगा कि 5 मिनट के अंदर एक सवाल लिख डालोगे। ठीक है, तो क्योंकि अब प्रैक्टिस भी हो गई है, क्योंकि अभी 18 सवाल बैठ के लिख रहे थे उससे पहले, तो उसका प्रैक्टिस अभी अभी का प्रैक्टिस अभी अभी काम आएगा। करेक्ट करेक्ट। तो दैट्स वेयर कि इस तरह से अपना टाइम मैनेजमेंट हो गया। और बाकी मैंने बता दिया, जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ वो बता दिया कि भाई अपना रेस्ट लो, फिर प्रीलिम्स मेंस एक्सक्लूसिव चलते रहो। उसके बाद एग्जाम से 4 महीने पहले प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव हो जाना है। और जिनका प्रीलिम्स हो गया है अभी मेंस लिख रहे हैं, और जिन्होंने मेंस का ज्यादा आइडिया नहीं है उनको, तो उनको लो हैंगिंग फ्रूट्स जैसे बता दिया, GS4 बता दिया, एसए बता दिया, GS1 GS2 और ऑप्शनल, इन पे फोकस करना है। GS3 का इंटरनल सिक्योरिटी उठा लेना, उसके बाद जो कर पाओ कर लो। इसी हम्म। सबका आंसर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। और जिनका प्रीलिम्स अच्छे से हुआ है, मतलब हुआ तो है, और वो लोग मेंस के लिए भी अच्छे से तैयार है, तो उनको लो हैंगिंग फ्रूट्स प्लस जो GS3 या जो भी पेपर्स बच गए उनको भी अच्छा कर लो। तो ये हो गया ओवरऑल आंसर। तो इस तरह मैंने जेनेरिक फ्रेमवर्क दे दिया, अब इस फ्रेमवर्क में जो है आप बिठाते रहिए, आप होपफुली अच्छा करेंगे मेंस में। काफी काफी मतलब मैं इतना सेशन ऐसे देख रहा हूँ, रेयरली कोई इतना डिटेल में जाता है, तो हमने तो काफी अच्छे से बात की तो जी है जी इस पे। जी। अभी पेपर वाइज तो नहीं, बस मैं एक आखिरी में मतलब ऐसे मैं पढ़ रहा था आपका वो साइट वगैरह,
तो आपने एक विलियम जेम्स का कोट यूज किया है, वी डोंट लाफ बिकॉज वी आर हैप्पी बिकॉज वी लाफ। और उसी एग्जैक्टली के साथ में आपने आपका भी एक बहुत मतलब मुझे वो भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि व्हेन वी ब्रीथ वी रेस्पायर एंड व्हेन वी डोंट वी एक्सपायर। तो मतलब ये मेरे ख्याल से शायद पढ़ाई के साथ में लाइवली कैसे रहना है उसके बारे में है, क्या है ये? हाँ एग्जैक्टली ये एक्चुअली में यही है, इस एग्जाम को निकालने का या लाइफ में जो है हैप्पी रहने, मतलब लाइफ में चिल रहने का एक ही फंडा है कि हैप्पी रहो। तो हंसते रहो, मतलब जब जब मौका मिलता है यू प्रिपेयर, दैट इज प्रिपरेशन का नाम सीरियस हो, बट जब जब मौका मिलता है तो लाफ्टर मोमेंट्स होने चाहिए। तो उससे जो है थोड़ा स्ट्रेस भी कम होता है। और जो है जब आप लाफ करोगे तो हैप्पी आप ऑटोमेटिकली हो जाओगे। हैप्पीनेस जो है ऐसे नहीं मिलेगा, हैप्पीनेस तो भाई लोगों को आईएएस बनने के बाद भी नहीं मिलता, कैडर के लिए परेशान कैडर रहते के हैं। लिए, कैडर करेक्ट। मिल गया तो डीएमशिप नहीं मिल रही है, डीएमशिप मिल गया तो ये डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल रहा, तो इस तरह से जो हैप्पीनेस कभी आएगा नहीं। हैप्पीनेस जो है इंटरनल है। तो जब जब जो है चिल करो अपना, जो भी आपको स्पोर्ट्स से आ सकता है हैप्पीनेस, जोक्स से, तो मैं तो थोड़ा सा जॉली पर्सन हूँ, बहुत लोगों को ये पता होगा, शायद सेशन में दिख भी गया होगा। तो तो ये है कि मतलब मैं जोक्स वोक्स खूब क्रैक करते रहता हूँ, इवन इन द रियल इंटरव्यू वो भी दिख गया होगा। सो 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 बट इट्स अप टू यू, हर पर्सन अपने आप में यूनिक है, आप सीरियस रह के भी तैयारी कर सकते हैं। हो सकता है आप पूरा सीरियस हो और जो है अपना इंटरव्यू में सीरियसली तो भी आपके 206 209 आ जाएंगे। हर पर्सन यूनिक है, मैं थोड़ा अलग हूँ या मेरे जैसे और भी लोग होंगे। सो पॉइंट ये है कि ट्राई ये करो कि जहां तक हो सके थोड़ा चिल होने के लिए लाफ्टर मोमेंट्स हो गया, वॉक हो गया, मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, लोगों से बात करना हो गया, जो मैंने लिख के दिया भी है, ये सब करते रहना चाहिए ताकि ब्रेक दिमाग को ब्रेक मिले। मशीन की तरह दिमाग है, इसको ब्रेक चाहता है। तो दैट्स, अगर एग्जैक्टली। मशीन को 24 घंटे चलाएंगे तो फेल भी होगा, जनरेटर 24 घंटे नहीं चलता है। करेक्ट, करेक्ट। तो यही आंसर है बस, इसीलिए मैंने लिख के दिया, थोड़ा जोक यहाँ पे भी क्रैक किया डॉक्यूमेंट में। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। मतलब इनफैक्ट वो पूरा जी डॉक्यूमेंट पढ़ना भी एक बहुत अपने आप में एक मजा है, जी उसका जी भी एक जी फ्लो जी। बहुत अच्छा है। और डॉक्यूमेंट को लैपटॉप या डेस्कटॉप पे खोलेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, मोबाइल में क्योंकि मत लिंक के खोलना, अंदर लिंक है। हाँ मोबाइल में ट्राई खोलना ही करो। मत, क्योंकि हाँ मोबाइल में लैपटॉप वो डेस्कटॉप फॉर्मेटिंग का चेंज हो दिखता जाता नहीं है। है। हाँ, एग्जैक्टली। बड़े स्क्रीन पे खोला तो ज्यादा बेटर है, उसमें टैबलेट्स में। वीडियोस गाने वाने सब है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा डाइवर्सिटी बनाने के लिए थोड़ा डाला है कि लोगों को इंटरेस्टिंग लगे। हाँ। सो ठीक है सर, कंक्लूड करते हैं। जी थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद सभी को, No, मतलब we in fact I ओके am thanking you on ओके behalf of all the aspirants, और in fact from जी चाणक्य मंडल। आपने आपका टाइम निकाला और जी मतलब बहुत ज्यादा जेन्युइन गाइडेंस दिया है आपने। और जी अगर आगे कुछ लगा तो मैं आपसे वापस दोबारा कांटेक्ट जी करूंगा जी सर, जी जी। जैसे भी आपका ओके, टाइम। अगर होगा तो हम लोग प्रीलिम्स से पहले एक सेशन कर लेंगे, तब प्रीलिम्स जब आएगा मेंस ना के 4 महीने पहले पहले। का? हाँ अच्छा, मतलब प्रीलिम्स के टाइम प्रीलिम्स का। ओके, ओके। 2022 है ना, तो हाँ शायद उस हाँ, समय प्रीलिम्स के थोड़े चीजें और बता दूंगा। बिल्कुल अभी बिल्कुल हमने बिल्कुल। मेंस पे ज्यादा फोकस किया, बिकॉज करेक्ट, मेंस इज करेक्ट, राउंड द करेक्ट। कॉर्नर। इनफैक्ट मैं तो बोल रहा हूँ कि मेंस के कुछ दिनों बाद अपन आंसर राइटिंग का भी कुछ अगर हो सके तो वैसे। हाँ इफ इट इज पॉसिबल, बाकी मैंने फ्रेमवर्क दे दिया है। सो हाँ, फ्रेमवर्क आप यूज कीजिए, यू विल मेक इट मैं स्टील इनफैक्ट फ्रेम। अपन ये भी कर सकते हैं कि जी मतलब अगर एग्जाम के पहले 2021 के जो 20 के जो पेपर ओके है, तो उनमें से ओके कुछ क्वेश्चंस उठा के उनका स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, ओके जो ओके वी रेयर विल, है या डिफिकल्ट ओके क्वेश्चन है, मतलब ओके वी विल हैव जी। टू सी। हाँ, GS2 का, यस क्योंकि मेरे ख्याल से आपका अगर गाइडेंस मिला जी तो काफी जी हेल्प होगा, अगर हुआ तो जी। मैं देखते हैं। ट्राई करता हूँ, अगर मुझे भी पेपर एनालाइज करना पड़े, मैं खुद ही भूल चुका हूँ पेपर। अच्छा, हाँ, 2000 ठीक है, ठीक है। ठीक। मैंने ओके। कहा ना 19 का याद रहता, 20 का इसलिए याद नहीं रहता, इसको बाद LLS में एनालाइज नहीं किया। लाइक बस या। दे के मैंने एग्जाम दे के छोड़ दिया। हाँ हाँ। नहीं, ठीक है। ठीक है। ओके, ओके थैंक यू वेरी मच सर, आई विल टेक योर जी लीव। थैंक यू जी वेरी जी। मच।